हाय गाइस, वेलकम टू आईपीएम पाठशाला। आई होप आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 2021 क्यूए का सेक्शन। अभी हमारी जिपमैट की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो जाके आप जिपमैट की पीवाईक्यू सीरीज देखें। आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, उसका बेस्ट अप्रोच क्या है, वो सब आप सीखेंगे। ठीक है, तो अभी तक जाके अभी आपने चेकआउट नहीं करा है तो जल्दी से जाएं, उस बाकी जो एग्जाम के एनालिसिस है उनको कवर करें। ठीक है, so let's start with question number one. So the length of canvas is 1.1 meter wide, uh, required to build a conical tent of height 14 meter and the floor of area is 346.5 मीटर स्क्वायर। या कैनवास की लेंथ क्या होगी, यानी कि कोई एक कैनवास है, ये कोई एक कैनवास है कुछ ये, तो इसकी लेंथ एंड ब्रेथ होगी। ब्रेथ हमें पता है कितना, 1.1। इसका जो एरिया होगा वो इक्वल टू के किसके होगा, तो एक हमें कॉनिकल टेंट टेंट बनाना है। कॉनिकल टेंट कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि कुछ ये टाइप ऑफ कॉनिकल टेंट टेंट होगा। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ, वेट। तो कुछ इस तरीके से होगा। वेट, मैं इसको सेलेक्ट करके, वेट, ठीक है। ये कैसा शेप होता है, तो इसको हम बोलते हैं कॉनिकल शेप। ठीक है ना, यस। आई थिंक क्लियर होगा अब ये सबको पार्ट। यस, इसको बोलते हैं कॉनिकल शेप। अब ये जो कॉनिकल शेप है भाई, आप बहुत प्यार से देखेंगे कॉनिकल शेप में ये जो नीचे वाला जो एरिया होता है, ये कैसा एरिया होता है, तो ये सर्कल की फॉर्म में होगा। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर एरिया ऑफ फ्लोर जो होगा, ये तो सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है, तो एरिया ऑफ फ्लोर यानी कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये इक्वल टू है 346.5 मीटर स्क्वायर। अब मुझे ये टेंट बनाना है, तो मुझे यहाँ पर ये जो बुल्ड करने के लिए मुझे कैनवास चाहिएगा। तो कैनवास का जो एरिया होगा, यानी कर्व सरफेस एरिया जो होगा, वो इसके बराबर होगा, एरिया ऑफ मैं कह दूँ कैनवास। तो इसका जो एरिया होगा वो इक्वल टू होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ टेंट, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। गॉट इट। यानी कि मैं यहाँ बात करूँ कि एक टेंट हमें बनाना है, टेंट के लिए हमें जो क्लॉथ चाहिएगा वो क्लॉथ का एरिया क्या होगा, तो क्लॉथ का एरिया होगा जितना एरिया टोटल हमने उस कैनवास का हम परचेज करके लाए थे, अब उसे फॉर्म ऑफ अ कॉनिकल कर देंगे। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ फ्लोर आ गया, 22/7 होता है भाई पाई की वैल्यू, इंटू में आर स्क्वायर इक्वल टू, मैं इसे 346.5 डिवाइडेड, पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। आई थिंक बहुत ईजिली मैं इसको कट डाउन कर सकता हूँ। 5 से कट करेंगे, 5 6 जा 30 और 46, 5 9 जा 45, 1 5 3 जा। आप 11 से कट करेंगे, 11 से कब कट करेंगे, 11 6 जा 11 3 जा 63। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 7 × 63/4 के। तो मतलब आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आर इक्वल टू आ जाएगा, दो 7 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा और एक 2 बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 10.5 या 21.2। और ये मीटर में है तो मीटर में ही ये आएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया एरिया होता है हमारे पास में, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ टेंट, यानी कि कोन, या कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ये होता है पाई आर एल। एल क्या होता है, एल इज अ स्लैंट हाइट, ये वाला। हाइट क्या होता है, तो हाइट ये होता है। हाइट हमें गिवन है, कितना गिवन है, 14। रेडियस अभी हमने फाइंड कर ली 10.5। ये राइट एंगल ट्राइंगल, हमें एल चाहिए। अब स्लेंट हाइट कैसे काउंट करेंगे, तो स्लेंट हाइट काउंट करने के लिए एल इक्वल टू होता है √(r²+h²). अब एल इक्वल टू √(r²) करेंगे तो आर की वैल्यू है 10.5, 10.5 का स्क्वायर करेंगे तो 105 + 5 110 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा 110.25 प्लस हाइट कितना है, हाइट इज 4, तो 4 का हाइट इज 14, 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196। आप इसे जब ऐड करेंगे तो इक्वल टू 196, जब इसे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 0.25, और 196 और 100, 296 और ये वैल्यू कितनी बनेगी, 296 और 10 और ऐड कर देंगे तो 306.25 इसका स्क्वायर होता है। तो अभी हम इसे बात करेंगे तो ये वैल्यू होती है हमारे पास में 17.175 का होता है, 17.5। और इट इतने प्यार से हम इसको काउंट कर सकते हैं। एल आ गया।
तो हम बता सकते हैं कि यार ये जो कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इक्वल टू आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ के। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल यानी कि 22/7, आर आर कितना दे रखा है 21/2, और एल कितना आया, एल आया 17.5, इक्वल टू लेंथ हमें चाहिए, ब्रेथ कितना के बना 1.1। डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, झंझट खत्म। 11 से कट करेंगे तो 11 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास एल की 7 से कट करेंगे तो ये 3 टाइम आ जाएगा, और एल इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू में 175। तो एल इक्वल टू कितने का आ जाएगा, 3 5 जा 15, 17 3 जा 51, 51 और 1 52, 525 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में। क्लियर है? तो बहुत भयानक कैलकुलेशन कह सकते हैं, वो वाली नहीं थी जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, कैंसिल आउट वगैरह हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर द एवरेज एज ऑफ 28 ईयर्स, यानी कि 11 प्लेयर है जिनकी एवरेज एज 28 है। आउट ऑफ दिस द एवरेज एज ऑफ द 3 ग्रुप एंड 3 प्लेयर एंड ईच ऑफ द आर, यानी कि 3 ग्रुप बनाए गए, ईच ग्रुप में 3 प्लेयर हैं, तो यानी कि 3 ग्रुप बनाए, ईच ग्रुप में 3 प्लेयर है, तो 3 इंटू 3 कितने टोटल प्लेयर है, 9। 9 की एज कितनी है, 25 ईयर, इनका पहले का एवरेज है, दूसरे का 28, तीसरे का 30 ईयर रेस्पेक्टिवली। इफ इन दीज ग्रुप्स आर द कैप्टन एंड यंगेस्ट प्लेयर आर नॉट इंक्लूड, यानी कैप्टन और यंगेस्ट प्लेयर को हम इंक्लूड ना करें, तो द कैप्टन एंड 11 ईयर ओल्डर देन द यंगर प्लेयर, जो कैप्टन है वो 11 ईयर जो है वो ओल्डर है, यानी कि बड़ा है किससे, छोटे वाले से, सबसे छोटा प्लेयर जो यंगेस्ट प्लेयर है टीम का। देन द एज ऑफ अ कैप्टन बताना है। देखो यार सबसे पहले तो बेसिक है, बाकी आप इसे डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं। बेसिक पार्ट क्या है, तो एवरेज तो आपको पता होगा, एवरेज क्या होता है, तो एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एक बात तो भाई क्लियर होगी, हमें सम चाहिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इक्वल टू एवरेज इनटू में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो, हमारे पास एवरेज आ जाएगा। गॉट इट? बहुत प्यार से हम इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं 11 प्लेयर थे टोटल क्रिकेट टीम में, उनकी एवरेज 28 है, तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ एवरेज, सम ऑफ एज ऑफ 11 प्लेयर, सम ऑफ एज ऑफ 11 प्लेयर, 11 प्लेयर का सम कितना आ जाएगा, तो 11 लोग हैं, एवरेज 28 है, तो इनका 11 8 जा 88, 22 22 प्लस 8 308, इन सब की एज आएगी 308, जिसमें से फर्स्ट ग्रुप में 3 पर्सन थे जिनका एवरेज 25 था, तो 25 इंटू 3 75, फर्स्ट 3 प्लेयर की एज आ गई। नेक्स्ट ग्रुप की जो एज आएगी वो कितना आएगा, 3 इंटू में 28, 28 इंटू 3 दैन 3 8 जा 24, 2 6 2 8 84, एंड द लास्ट ग्रुप ई मेंबर कितना 3 और ई एवरेज कितना है 30, तो लास्ट ग्रुप का जो एज आएगा टोटल वो कितना आ जाएगा 90। तो मिला के हम कह सकते हैं कि सम ऑफ एज ऑफ 9 प्लेयर, सम ऑफ एज ऑफ 9 प्लेयर, 9 प्लेयर का जो सम होगा एज का वो कितना आ जाएगा, 5 + 4 9, और 7 8 15 9 15 9 देन 24 249। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ 11 प्लेयर में से, सम ऑफ द एज ऑफ 11 प्लेयर, यानी 11 प्लेयर की एज में से 9 प्लेयर की एज हटा दें, तो हमारे पास 2 प्लेयर बचे, तो सम ऑफ एज ऑफ 2 सम ऑफ द एज, सम ऑफ द एज ऑफ 2 प्लेयर, कैप्टन एंड यंगेस्ट प्लेयर, वो कितना आ जाएगा, कैप्टन एंड यंगेस्ट प्लेयर 2 प्लेयर जो उनके, यानी टोटल 308 में से 11 प्लेयर में से 9 प्लेयर की एज हटा दो, तो हमारे पास कितना एज आ जाएगा 51 यानी 59, तो ये एज ऑफ अ कैप्टन एंड यंगेस्ट प्लेयर होगा, तो एज ऑफ अ कैप्टन प्लस यंगेस्ट प्लेयर होगा। कैप्टन यंगेस्ट प्लेयर से कितना ओल्डर है, तो दैन 11 ईयर क्वेश्चन में गिवन है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मतलब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐड करने पर वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 2c इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 59 + 11 तो 70, तो कैप्टन की एज कितना आ जाएगा 35, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी। गॉट इट? तो आई थिंक ये
मतलब एग्जाम में बैठे हैं तो डेविएशन मेथड वगैरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि ये बेस्ट वे होगा, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी इसमें ज़्यादा, ठीक है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक से भी तो बचना है हमें। और बाकी मैं आपको एक डेविएशन मेथड भी सिखाता हूँ, तो वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। आप कैलकुलेशन को इसमें ना बहुत हद तक कम कर सकते हैं, तो हो जाए। तो आप तैयार हैं? देखो इधर, फर्स्ट ग्रुप, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ईच में 3 3 मेंबर हैं, तो हम आराम से डेविएशन लगा सकते हैं। 10 25, इसका 28, इसका 30, सब में 3 3 है, तो 3 ग्रुप हैं, तो मतलब ग्रुप 3 है तो डिवाइडेड बाय 3 कर दो। अच्छा, ये तभी काम कर रहा है जब ईच ग्रुप में मेंबर सेम है। अब मान लो फॉर एक एग्जांपल, फर्स्ट ग्रुप में 4 मेंबर्स होते, सेकंड ग्रुप में 3 होते, और थर्ड में देन 5 मेंबर्स होते, तो डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 3 नहीं आता। बात समझ में आ गई? फिर आपको ये प्रॉपर सॉल्व करना पड़ता, फिर आपको अलग अलग एवरेज निकालना पड़ता। तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, सब में सेम है तो वेट इधर देखेंगे। अब फर्स्ट ग्रुप में 3 मेंबर 25, नेक्स्ट में 3 मेंबर 28, फिर वही मेथड, अब इसमें तो अलग अलग भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, 30, सब में सेम है, इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1 1 1। एवरेज हम बीच का नंबर मान लेते हैं 28, तो एवरेज 28 है, तो ये 28 से कितना कम है, 3 इंटू में 1, तो टोटल कितना कम आ जाएगा, 3। ये कितना ज़्यादा है, 2, कितने पर, 1 पर, कितना एक्स्ट्रा आ जाएगा, 2, तो ये टोटल कितना एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो टोटल 1 कम आ जाएगा, कितने से कम आ जाएगा, 3 से, तो एवरेज आ जाएगा 1/3 कम। तो ये एवरेज आ गया। एवरेज कितना आ जाएगा, तो एवरेज आ जाएगा हमारे पास में 28 × 3, देन 28 × 3 करेंगे 84, 84 में से बन जाएगा तो 83/3, ये एवरेज आ गया। जबकि एक्चुअल में एवरेज कितना होना चाहिए, 28। इसका मतलब 9% की जो एज है वो 1/3 कम हो गया, तो 9% की एज 1/3 कम हो गया, मतलब 3 लेस हो गया। तो ये जो एवरेज 1/3 कम हुआ है, तो सम कितना कम हुआ है, 3। तो इसका मतलब इनका जो सम होगा, बचे हुए जो लोग हैं, जो 2 लोग हैं, इनका सम 3 एक्स्ट्रा होगा, तो इनका सम 3 एक्स्ट्रा होगा, तो ये 2 लोग हैं, 2 लोगों का सम एवरेज के हिसाब से 56 होना चाहिए था, लेकिन 3 एक्स्ट्रा होगा, कितना आ जाएगा, 59, तो 59 आ जाएगा दोनों का सम। यस, कुछ इस तरीके से ये डेविएशन मेथड, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए इस पर, तो ही आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा और गलती होने के चांसेस रहेंगे। मेरे अकॉर्डिंग अभी फिलहाल आप इससे जा सकते हैं, एग्जाम बहुत नज़दीक है। एट वॉट एंगल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 15 minutes past 5। बड़ा सिंपल है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल टू होता है मॉड ऑफ 30h। मॉड क्यों लगाते हैं, क्योंकि एंगल यहाँ पर नेगेटिव नहीं होता है, तो एंगल कभी क्या नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है एंगल। एंगल या तो 0 होगा या 360 तक कोई एंगल होगा, बात समझ में आ रहे? तो 30h माइनस 11/2 ऑफ एम, आपने पढ़ा होगा। एंगल इक्वल टू कितने का आ जाएगा, 30 इंटू में आर्स कितना दे रखा है, past 5, माइनस 11/2 ऑफ मिनट, मिनट हैंड कितना दे रखा है, 15, तो एंगल कितना बनेगा, देन 150 माइनस 11 इंटू 15 आई थिंक 165, 165/2। तो आप सॉल्व करेंगे, थीटा इक्वल टू, आप इसे सॉल्व कर, देखो फ्रैक्शन में हमें चाहिए तो हम फ्रैक्शन में ही सॉल्व करेंगे, डेसिमल में चाहिए होता तो हम इसे किस में सॉल्व करते, डेसिमल में सॉल्व करते, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। ऑब्वियसली बात है, ये नंबर बड़ा है, तो 300 माइनस 165 डिवाइडेड बाय कितने का आ जाएगा, 2 के। तो थीटा इक्वल टू, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 135/2, 135/2 यानी कि 67/1/2 डिग्री। आई थिंक क्लियर होगा, यानी ऑप्शन बी। और डिफिकल्ट नहीं है, एग्जाम में बैठे हैं, अप्रोच आपको क्लियर होनी चाहिए। और सबसे बेस्ट वे क्या होता है, सबसे बेस्ट वे है कि आप मेरे अकॉर्डिंग आप इन सब चीज़ों के जो छोटे छोटे ये चैप्टर्स हैं इनके कंसेप्ट क्लियर करके जाएं। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। A man pay 40 times the annual rate to purchase a building. The rate percent per annum he derives from his investment is। देखिए रेट परसेंट चाहिए हमें, क्या होगा, तो ये मान लेते हैं कि रेंट जो पे कर रहा है, यानी कि एनुअल रेट जो है, एनुअल रेंट वो मैं एक्स मान लेता हूँ। लेट एनुअल रेंट हम कितना मान लेते हैं, एक्स, तो 40 टाइम्स है वो जो पे कर रहा है। तो कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग हम कितना मान लेते हैं, तो कॉस्ट प्राइस हम कितना मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस आ गया 40x, यानी कि रेंट का 40 टाइम्स है। तो यानी कि उसने वो बिल्डिंग परचेज करता है तो उसे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 40x। जबकि वो साल का जो रेंट है वो कितना पे कर रहा है, एक्स, तो एक्स रुपये का रेंट देता है, मतलब एक्स रुपये का रेंट देता है कितने पर,
40x पर। मान लो एक बिल्डिंग परचेज करी, ठीक है, 40x रुपीज में, उसका रेंट कितना मिलता है साल का x रुपए, तो साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, मतलब बिल्डिंग से उसे कितने रुपए अर्न करेगा। मान लो आपने एक बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करा, 40x रुपए आपने इन्वेस्ट करा, बिल्डिंग का जो रेंट है आपने देखा है, बिल्डिंग का जो रेंट है वो 10,000 है, 10,000 उसका रेंट है, लेकिन बिल्डिंग कितने की है, 10,000 साल का रेंट है, मतलब मान लेते हैं साल का जो रेंट है, या 10,000 पर मंथ है, इस तरीके से समझो 10,000 पर मंथ, तो साल का रेंट 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 साल का आ गया। इसका जो 40 टाइम्स होगा इंटू में 40, तो 1 लाख यानी 12, 48 लाख आ गया। तो 48 लाख में कोई बिल्डिंग खरीदी, जबकि वो साल का कितना पे सिर्फ वो रेंट जो आएगा उससे कितना आएगा 1,20,000, तो उसे इंटरेस्ट कितने का मिला 1,20,000 का, कितने पर 48,000 पर, 48,000 इन्वेस्ट करके 1,20,000 उसे मिलेंगे, तो यानी एक्स रुपये मिलते हैं उसे 40x इन्वेस्ट करके, तो यानी इंटरेस्ट रेट कितने का आ जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट इज 2.5%। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, in a rhombus the length of a two diagonals are 40 meter and 30 meter respectively। फिर उसके बाद कह रहा है इट्स पेरीमीटर विल बी, इसका पेरीमीटर क्या होगा। देखो एक रोम्बस है, कुछ इस तरीके से होगा रोम्बस, हम बात करें ये रोम्बस है, ये रोम्बस आ गया हमारे पास। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, ये बात आपको पता होगी, फोर साइड्स क्या होती हैं इसकी, इक्वल होती हैं, और इसके जो डायगनल होते हैं इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर क्या करेंगे इंटरसेक्ट, ये बात आपको अच्छी तरह से पता होगी, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं मतलब डायगोनल जो है वो हाफ हाफ हो जाते हैं, ये पूरा डायगोनल 40 है तो ये 20 आ जाएगा, ये भी 20 आ जाएगा, मतलब हाफ हाफ हो जाएंगे, और ये 30 है तो ये 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, और ये हमने मान लिया ए है, समझ में आ गया। तो अब मैं पाइथागोरस इसमें यूज कर सकता हूँ, ए स्क्वायर इक्वल टू आएगा 20 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस हो गई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यस कुछ इस तरीके से। तो अब अभी हम देखेंगे तो ए इक्वल टू, ए मतलब साइड, साइड इक्वल टू आ जाएगा 400 प्लस 225, 15 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 625, यानी कि 25, यानी कि साइड 25 आ गई, तो पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ हमें क्या चाहिए रोम्बस चाहिए, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता है 4 टाइम ऑफ साइड, यानी कि साइड, साइड कितना आया दैन 25, तो 4 इंटू 25 यानी 100। बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन करेक्ट, क्लियर है भाई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, एचसीएफ ऑफ बताना है क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, तो जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे किसी फ्रैक्शन का, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, हमें एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन चाहिए, मैं साथ में लिख देता हूँ, वैसे यहाँ यूज नहीं है इसका पर लिख देता हूँ, एलसीएम ऑफ कभी भी फ्रैक्शन का काउंट कर रहे हैं तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, बात समझ में आ गई, उल्टा हो जाता है यहाँ एचसीएफ, तो अल्टीमेट इसका फ्रैक्शन चाहिए, तो इन सब का एचसीएफ 9, 12, 18, 21 अपॉन में एलसीएम इसका 10, 25, 35, 40। ज़्यादा आसान कौन सा है, 252 एचसीएफ आ सकता है, एचसीएफ तो यार इतना छोटा सा नंबर आएगा क्योंकि एचसीएफ तो सब में कॉमन होना चाहिए, 9 और 12 में क्या कॉमन होता है, सिर्फ 3 कॉमन होता है, जब इन दोनों में 3 कॉमन होता है तो बाकी में क्या 3 कॉमन है, हाँ 18, 21 में भी 3 आता है, मतलब एचसीएफ तो 3 होगा, एचसीएफ 3 होगा तो ये आंसर नहीं हो सकता, टू ऊपर 3 आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता, यानी आंसर या तो 3 ये वाला होगा या ये होगा। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम थोड़ा बड़ा होता है, इन सब का एक ऐसा मल्टीपल आएगा जो इन सबसे डिवाइड हो, तो इन सबसे डिवाइड होने वाला मल्टीपल चाहिए, तो 35 से भी डिवाइड हो रहा हो, 40 से भी डिवाइड हो रहा हो, तो इसका जो मल्टीपल है इन दोनों का वो 280 है, 280 इंटू 5 करेंगे तो 1400, तो 1400 इसका एलसीएम आएगा, मतलब बड़ा, कैलकुलेशन भी नहीं करनी, एचसीएफ छोटा होता है तो ऊपर 3 आएगा, तो ये 2 ऑप्शन कट गए, और एटलीस्ट एलसीएम 5 तो नहीं आएगा, एलसीएम तो बड़ा नंबर आएगा ना, तो कौन सा आंसर आ जाएगा डी, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया, एग्जाम में बैठे हैं तो आप कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 6 था 7, द ऑड टर्म आउट इन द सीरीज, ऑड टर्म आउट बताना है क्या होगा, बहुत इजीली ऑब्जर्व हो रहा है कि ये +1 हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो ये प्लस का अब नहीं हो रहा, लेकिन आप देखेंगे तो ये 2 टाइम के नज़दीक है, तो अभी आप देखेंगे तो ये प्लस आप ऐसे करेंगे तो 18 ऐड करना पड़ेगा, 1 और 80 में कोई कॉम्बिनेशन नहीं, लेकिन मैं देखूं कि इसमें 1 मल्टीप्लाई बाय 1 +1, 15 बन जा 15 +1 16,
16 टू जा 32, 32 प्लस 2 34, 34 प्लस 34 इंटू में करेंगे तो ये आ जाएगा इंटू में 3, 102 आ जाएगा, 102 प्लस 3 105, बिल्कुल सही है। आप देखेंगे तो इंटू में 4, इंटू में 4 करेंगे 420, 420 प्लस 4 यानी कि आ जाएगा 425। आप इधर करेंगे तो इंटू में 5 आएगा तो 0 मिलेगा, प्लस 5 करेंगे तो लास्ट डिजिट 5 आएगा, तो ये गलत है। काम बताओ सर, सॉल्व करके क्या आएगा, तो ये गलत आएगा क्योंकि 425 इंटू 5 करना है पहले आपको, 424 इंटू में 5, तो ये आ जाएगा आपके पास में 0 और 1 और 1, 5 4 जा 20, 21 और प्लस का 5 करेंगे तो ये आंसर आएगा 2125, 2125 आना चाहिए, ये गलत है। आंसर क्या होगा इसका 2125, इसीलिए ये रॉन्ग है। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 4/7 ऑफ अ पोल इज इन द मड, यानी कि मड में है 4/7 पोल, वैन 1/3 ऑफ इट्स पुल्ड आउट, यानी 1/3 इसमें से पोल कर लिया जाता है, मतलब बाहर खींच लिया जाता है 1/3, 250 सेंटीमीटर ऑफ द पोल इज स्टिल इन द मड, अभी भी जो पोल मड में है यानी कि मिट्टी में है वो अभी भी 250 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ द पोल क्या होगा, देखो आप एक्स मान के भी कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ द पोल लेट, पर मेरे अकॉर्डिंग आप कोई नंबर मान के करें तो ज़्यादा बेस्ट है। मैं जस्ट बताऊंगा, दोनों तरीके से बताता हूँ, ठीक है। लेट लेंथ ऑफ अ पोल, लेंथ ऑफ पोल, लेंथ ऑफ पोल हमने कितना मान लिया एक्स, स्टार्टिंग में कितना मड में था, 4x/7 मड में था, यानी कि ये पार्ट जो है ये मिट्टी में था, इतना पार्ट, इतना पार्ट मिट्टी में था। अब इसमें से इतना पार्ट हमने मान लिया ये मिट्टी में था पहले, ये वाला पार्ट 4/7, 4/7 ऑफ, इसमें से 1/3 ऊपर की तरफ पुल कर लिया गया। अभी जो मिट्टी में है वो कितना पार्ट मिट्टी में, ये पोल है, अभी जो मिट्टी में है वो सिर्फ इतना पार्ट मिट्टी में है, इतना पार्ट मिट्टी में, ये पार्ट मिट्टी में कितना है 250 सेंटीमीटर, तो ये आया कितना, तो ये आया 4/7 में से ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ से यहाँ तक ये 1/3 पुल करा गया है, तो इसका मतलब ये x/3 होगा, 1/3 पुल करा है तो ये x/3 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक x/3 है, टोटल 4x/3 है, तो बचा हुआ कितना आ जाएगा 250। तो पहले 4x/7 मिट्टी में था, इसमें से x/3 बाहर निकाल लिया गया, x/3 बाहर आ गया, तो अभी भी कितना बचा हुआ है मिट्टी में 250। काम खत्म, 7 3 जा 21, नीचे एलसीएम आ जाएगा, 12x - 7x इक्वल टू आ जाएगा 250 के। आप देखेंगे 5x/21 इक्वल टू आ जाएगा 250 के, 5 से कैंसिल आउट करेंगे 50 टाइम, और x इक्वल टू 21, 5 जब 105 होता है, एक जीरो पीछे लगा देंगे तो 1050 लेंथ ऑफ अ इज द लेंथ ऑफ पोल। यस गॉट इट, आई थिंक क्लियर होगा। सर अभी आप कुछ और कह रहे थे, कुछ और, जब भी इस तरीके का है 4/7 और 3, तो आप लेट कर लो, लेट लेंथ ऑफ पोल, लेंथ ऑफ पोल, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप 21x मानो इनका मल्टीपल, 21 कहाँ से आया, तो एलसीएम ऑफ 3, 7 यानी 21, क्योंकि आपको 1/3 भी करना है और 1/7 भी करना है, तो 1/3 और 1/7 करना है तो आपको एक ऐसा नंबर एज्यूम करना पड़ेगा जिसका में 1/3 भी हो जाए, मतलब वो फ्रैक्शन में ना जाए, इंटीजर में आ जाए, तो 7 और 3 का मल्टीपल चाहिए। अल्टीमेट इसका 4/7 पार्ट, 4/7 पार्ट यानी कि 4/7 में निकालूंगा, तो 4/7 कितना आएगा, 7 3 जा और 4 3 जा 12, 12x पार्ट जो है पहले वो मिट्टी के अंदर था, 12x पार्ट जो है वो मिट्टी के अंदर था, इतना वाला पार्ट मिट्टी के अंदर था, ये वाला पार्ट। यस, अभी जो 1/3 इसमें से पुल कर लिया, तो इसका 1/3 कितना आ जाएगा 7x, 7x को हमने पुल करा है, मतलब बाहर की, बाहर को खींच लिया, तो अब मिट्टी में से इसको बाहर निकाल देंगे, तो अभी भी मिट्टी में कितना बचा हुआ है, तो अभी हम मिट्टी में देखेंगे तो ये वाला पार्ट अभी भी हमने ऊपर की तरफ खींच लिया, मतलब ये ऊपर की तरफ खींच लिया, अभी जो मिट्टी में ये, तो 1/3 ऊपर पुल कर लिया, ये वाला पार्ट 1/3 ऊपर की तरफ खींच लिया, तो यानी कि 1/3 और ऊपर चला गया है, यानी कि 7x, 7x ऊपर चला गया, अभी भी मिट्टी में कितना है जितना पहले था, ये वाला पार्ट तो पहले भी मिट्टी से बाहर था, कितना वाला, तो 21 में से 12 जाएगा 9x, तो 9x तो पहले भी मिट्टी के बाहर था, 9x तो पहले ही मिट्टी के बाहर था, 7x और मिट्टी के बाहर आ गया, मतलब 16x, मिट्टी के अंदर कितना बचा है, तो मिट्टी के अंदर बचा है हमारे पास में 5x, कितना बचा है 5x, 5x मिट्टी के अंदर बचा है, तो 5x इक्वल टू देन 250, x इक्वल टू कितने का आ जाएगा 50 के, 21x इक्वल टू कितने का आ जाएगा 21 इंटू में 50,
यानी कि 1050। बट आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ए इज वर्किंग एंड बी इज स्लीपिंग पार्टनर इन द बिजनेस। एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर का मतलब है कि वो बिजनेस को देख रहा है, और स्लीपिंग पार्टनर का मतलब है वो बिजनेस को नहीं देख रहा है, ठीक है ना। तो अभी हम बात करें, ए पुट इन रुपीज 12,000 एंड बी इज रुपीज 20,000। ए रिसीव 10% ऑफ द प्रॉफिट फॉर द मैनेजिंग and the rest being divided in the proportion of their capital. Out of the total profit of rupees 9600, the money received by A will be, यानी कितना A को रिसीव हुआ। कंसेप्ट आपको पता होगा, यानी कि आपने कंसेप्ट में सीधा पढ़ा होगा, जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है तो प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। ए और बी, ए ने कितना रुपया इन्वेस्ट करा 12,000, बी ने कितना रुपया इन्वेस्ट करा तो 20,000, सेम टाइम के लिए करा, यानी कि 1 साल के लिए या 2 साल के लिए। टाइम यहाँ पर क्या है, सेम है, टाइम दोनों दफ़ा सेम है, तो ये तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप 0 0 कैंसिल आउट कर दो, यहाँ 3 0 3 0 1 2, ये 12,000 है, 3 0 आएगा, 1 हमने यहाँ 4 0 कर दिया, 1 2 3, 3 0 कैंसिल आउट, तो 4 3 जा 4 5 जा, इस रेशो में इन्हें पैसा मिलेगा। लेकिन इसमें जो एक्टिव पार्टनर होता है वो बिजनेस को देखने का कुछ चार्ज करता है। ए को बिजनेस देखने का, बिजनेस मैनेज करने का कितना प्रॉफिट मिला, तो प्रॉफिट ऑफ मैनेजिंग, प्रॉफिट फॉर मैनेज बिजनेस, मैनेजिंग बिजनेस, ठीक है, मैनेजिंग बिजनेस कितना आ जाएगा, तो टोटल प्रॉफिट हो रहा है उसे 9600 का 10%, 10% मतलब 960 रुपीज़ उसे बिजनेस देखने का मिलेगा। प्रॉफिट में से आपने कितना भी इन्वेस्ट करा हो, 9600 का प्रॉफिट हुआ है, तो पहले 10% बिजनेस को देखने का 960 रुपीज़ ए को मिल जाएगा। किसका मिला, ए। तो ये पार्ट किसका होगा, ए का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट ऑफ ए फॉर द मैनेजिंग बिजनेस। बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अकॉर्डिंग टू अ इन्वेस्टमेंट। तो रिमेनिंग कितना आएगा, 9600 में से 960 हटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो आई थिंक सिंपल यार, कितना बचेगा, ये माइनस कर दो इसमें से, इसको माइनस करने पे कितना बचेगा हमारे पास में, 8640। यस, 8640 इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय या अकॉर्डिंग टू अ इन्वेस्टमेंट। तो 3 इसका, 5 इसका, टोटल इन्वेस्टमेंट 8 यूनिट, 8 यूनिट इक्वल टू कितने का आ जाएगा, 8640 के, 1 यूनिट इक्वल टू 8 1 जा 8 0 8 8 जा 64 108 के, तो 3 यूनिट इक्वल टू कितने का आ जाएगा, 3 इंटू में 1080, यानी कि ये कितने का आ जाएगा, 0 3 8 जा 24, यानी कि 3240 उसे इन्वेस्टमेंट, जो उसने पैसा इन्वेस्ट करा है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट एज अ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एज अ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑफ ए, मैं यहाँ लिख दूँ प्रॉफिट ऑफ ए एज अ इन्वेस्टमेंट, एज अ इन्वेस्टमेंट, और प्रॉफिट ऑफ ए एज अ, प्रॉफिट ऑफ ए फॉर मैनेजिंग, मैनेजिंग कितना है, देन 960 बिजनेस देखने का मिलता है, 3240 जो प्रॉफिट है वो उसका इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट है, तो 6 4 आ जाएगा 10, 9 to 11 1 आ जाएगा 12 के, 3 1 आ जाएगा 4, 4200 का उसे टोटल प्रॉफिट मिलेगा, यानी ऑप्शन। आप 3240 आंसर मत टिक कर जाना, ये तो एज अ इन्वेस्टमेंट है, और उसे कुछ प्रॉफिट कैसा हो रहा है, उसे कुछ प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस मैनेज करने का 960 रुपीज़, मिलाकर उसे टोटल प्रॉफिट कितने का आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट ऑफ ए, टोटल प्रॉफिट ऑफ ए कितना आ जाएगा, देन 4200 के, करेक्ट। एक बार इसको दोबारा देखो फिर ये क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, a pump can be operated both for the filling a tank and for the emptying it. The capacity of the tank is 2400 meter cube. The emptying capacity of the pump is 10 meter cube per minute, higher than its filling capacity. Consequently, the pump needed 8 minutes less to the empty the tank, so it fill it the filling capacity of the pump. मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा, वैसे इसमें क्वालिटी की क्वेश्चन बनती है इस टाइप के क्वेश्चन में, लेकिन कभी भी आपको एग्जाम में जिपमेट में स्पेशली, अब ये क्वेश्चन इंदौर में आता, मान लो ये शॉर्ट आंसर टाइप में आता तो फिर हमें टाइप करना पड़ता आंसर, लेकिन यहाँ तो हमें टाइप नहीं करना यहाँ। और जिपमेट में ऑलवेज कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो जब हमारे पास ऑप्शंस है और हम कंपटीशन में बैठे हैं तो हम उन ऑप्शंस का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। समझ में आया किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। लेट
फिलिंग कैपेसिटी कितनी मान लेते हैं, फिलिंग कैपेसिटी कैपेसिटी हमने मान लिया x मीटर क्यूब पर मिनट। तो एम्प्टिंग कैपेसिटी कितना आ जाएगा, कैपेसिटी एम्प्टिंग कैपेसिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ, एम्प्टिंग कैपेसिटी एम्प्टिंग कैपेसिटी जो है वो 10 मीटर क्यूब पर मिनट क्या है, हायर है। तो ये आ जाएगा x प्लस 10 मीटर क्यूब पर मिनट। यस, अब हमें अच्छी तरह से बताया वॉल्यूम कितना है 24, तो टाइम कितना लगेगा। तो टाइम होता है हमें बताया डिस्टेंस अपॉन, वैसे स्पीड भी होता है टाइम एंड डिस्टेंस की फॉर्म में, टाइम एंड वर्क की फॉर्म में, यानी कि टोटल वर्क अपॉन में क्या होता है, देन एफिशिएंसी होता है। कैपेसिटी मतलब एफिशिएंसी, टोटल वर्क मतलब टोटल वॉल्यूम। तो जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम अपॉन में एफिशिएंसी यानी कि कैपेसिटी। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है 2400, भरने वाले को कितना टाइम लग रहा है डिवाइडेड बाय एक्स मीटर क्यूब। तो 2400 मीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम था, ये एक्स मीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से पानी फिल कर रहा है। तो इसे भरने में कितना टाइम लगेगा, तो ये टाइम आ गया टाइम ऑफ फिलिंग पाइप। टाइम ऑफ एम्प्टिंग पाइप कितना है 2400 डिवाइडेड बाय इसकी कैपेसिटी कितनी है एक्स प्लस 10 लीटर मीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से ये एम्प्टी कर रहा है। तो ये आ गया टाइम ऑफ एम्प्टिंग पाइप, टाइम ऑफ एम्प्टिंग पाइप। यस, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये टाइम ऑफ आ जाएगा फिलिंग, ये टाइम आ गया टोटल वॉल्यूम अपॉन में कैपेसिटी। तो ये फिलिंग का आ गया टोटल टाइम, और ये एम्प्टिंग टैप का आ गया। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, तो 8 मिनट कम ले रहा है एम्प्टिंग पाइप, यानी भरने वाले पाइप से खाली करने वाला पाइप जो 8 मिनट क्या ले रहा है, कम ले रहा है। पहले तो 8 से डिवाइड कर दो, 8 से मुझे कॉमन दिख रहा है, 300 बाई एक्स माइनस 300 बाई एक्स प्लस 10, देखते जाना मैं कैसे करूँगा, इक्वल टू 1 के। अब देखो इसे आप सॉल्व करेंगे बेसिक से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन हम ऐसे एग्जाम में बैठे हैं जिसमें हमें ऑलवेज ऑप्शन मिलेंगे, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों ही सॉल्व करेंगे, तो हम ऐसे क्वेश्चन में किसका यूज करेंगे, ऑप्शन का। 40 हो सकता है, 40 से 300 को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा। देखो 0 से 0 30 डिवाइडेड बाई 4, तो ये नहीं होगा, ये डेसिमल में आएगा। हमें डेसिमल नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए, डिफरेंस 1 का चाहिए, मतलब इंटीजर। 50 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, 50 प्लस 10 से डिवाइड करेंगे मतलब 60 से हो जाएगा। 60 नहीं आएगा क्योंकि 60 से ये तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 60 प्लस 10 करेंगे तो 70 आएगा। 70 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में पहुंच जाएगा, नहीं आएगा। एक डेसिमल में एक इंटीजर में, तो आंसर डेसिमल में आएगा। 40 वाला भी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये 40 से डिवाइड करेंगे डेसिमल में आएगा, लेकिन 50 से डिवाइड करेंगे इंटीजर में आएगा, और डेसिमल में से इंटीजर जाएगा तो ऑलवेज क्या बचेगा, डेसिमल बचेगा। 80 नहीं होगा क्योंकि 80 से तो वैसे ही डिवाइड नहीं होगा, और 80 प्लस 10 कर देंगे 90, 90 से भी डिवाइड नहीं होगा तो इंटीजर में। एक्स की एक ही वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, वो है 50। आप 50 डाल के देखोगे, 300 बाई 50 माइनस 300 बाई 60, देखो कितने प्यार से हो गया, 56 जा 65 जा, डिफरेंस इज 1, कर रहा है नहीं कर रहा सेटिस्फाई। बाकी एग्जाम में बैठे हैं तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो आप गो टू ऑप्शन जाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं, बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं तो नीचे फिर वही एलसीएम लो, एक्स एक्स प्लस 10, ऊपर से 300 कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 10 माइनस का एक्स आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 1 के, एक्स से एक्स कट जाएगा, 3000 इक्वल टू आ जाएगा एक्स एक्स प्लस 10 के। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस का 10 ऑफ एक्स माइनस का 3000 इक्वल टू 0 का। अब इसके फैक्टर करो, 50 और 60 इसके फैक्टर आएंगे, 50 और 60 इसके फैक्टर आएंगे, तो एक्स की दो वैल्यू आएंगे, एक्स इक्वल टू 50 और एक्स इक्वल टू माइनस 60। डेसिमल में हो, नेगेटिव में हो नहीं सकता, बिकॉज ऑफ जो कैपेसिटी है वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, कैपेसिटी आइदर या तो जीरो या और फिर पॉजिटिव। तो आइदर या तो जीरो या और, या तो कैपेसिटी उसकी होगी ही नहीं, फिल करता ही नहीं होगा, फिल नहीं कर रहा तो कैपेसिटी जीरो है भाई, फिल कर रहा है तो कुछ ना कुछ फिल कर रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी, 50। यस, फिर ये बेसिक पार्ट है भाई, आप इसे इस तरीके से टैकल कर सकते हो। क्लियर है भाई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार इसे दोबारा देखो फिर ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 8 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट, ये आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हम सॉल्व करते हैं रैशनलाइज तरीके से। रैशनलाइज क्या होता है भाई, 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 8, ऊपर नीचे आपको कुछ नहीं करना, सेम नंबर की बस अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। रीजन रीजन है कि ये बन जाएगा a माइनस बी और ये आ जाएगा a प्लस बी।
जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की तो भाई साहब ये नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी आप इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर बनेगा अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8 अपॉन में, जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 9 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 9 - 8 कितने के बराबर होता है 1 के, तो वैल्यू मिलेगी अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8। तो ये वैल्यू मिलेगी अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8। सेम केस इसके साथ जाएंगे तो ये वैल्यू अंडर रूट 8 में से 7 जाएगा तो नीचे तो 1 बचेगा, ऊपर बस साइन अपोजिट कर दो, नीचे माइनस है तो ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, और इन दोनों का डिफरेंस स्क्वायर का, इन दोनों के स्क्वायर का, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा, इसका स्क्वायर 7 आएगा, दोनों का डिफरेंस 1 प्लस। सेम केस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, सेम केस माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5, सब प्लस में ही आएंगे क्योंकि नीचे सारे माइनस में, और प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 4। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 4। आप सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 8 प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस और ये प्लस। अंडर रूट 9 कितना होता है 3 होता है, अंडर रूट 4 कितना होता है 2 होता है, और 3 और 2 मिला के कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यही आंसर है, यानी ऑप्शन। बहुत टफ नहीं है, आपने कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अ कैंडिडेट स्कोरिंग 25% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। एक एग्जामिनेशन है उसमें से इसको 25% मार्क्स मिला और ये फेल हो गया 30 मार्क्स से, यानी 30 मार्क्स और आ जाता तो ये पास हो जाता। कहने का मतलब आप कुछ इस तरीके से इस चीज़ को ऐसे समझ सकते, अभी आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते। एक कैंडिडेट है, इसका 25% मार्क्स आया, कैंडिडेट ए गॉट 25% मार्क्स एंड फेल बाय 30 मार्क्स। मान लेते हैं यहां पर जाके ये पास हो जाएगा, 30 मार्क्स और आ जाएंगे तो ये पास हो जाएगा। अनदर कैंडिडेट गॉट 50% मार्क्स एंड 20 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। यस, तो यानी कि 20 मार्क्स पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आ रहे हैं, ये पासिंग मार्क्स है। अब देखना मैं कैसे करता हूँ, बहुत प्यार से। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो इन दोनों का डिफरेंस है 25%, यानी कि इसको इसके बराबर मार्क्स लेकर आने तो 25% ज़्यादा मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, जबकि इसके बराबर पहुंचना है तो पहले तो 30 मार्क्स लाएगा तो पास होगा, फिर 20 और लाएगा तो जाके इसके बराबर पहुंचेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 50 का। तो हम कह सकते हैं कि 25% बराबर एक्चुअल में 50 के है। मैं अभी वेरिएबल लेके ही बताऊंगा। 1% इक्वल टू कितने का आ जाएगा 2 के, 1% की वैल्यू 2 आ गई तो 100% की वैल्यू कितने की आ जाएगी 2 के बराबर, 200 के बराबर। ये टोटल मार्क्स आ गए, टोटल मार्क्स। लेकिन हमसे पासिंग परसेंटेज पूछा है तो क्यों ना हम 30 मार्क्स को कन्वर्ट कर लें। 2 इक्वल टू 1% के बराबर है तो 30 इक्वल टू कितने का आ जाएगा, 2 का हाफ 1 होता है तो 30 का हाफ 15%। 15 मार्क्स परसेंट से फेल हो रहा था तो 25% आए, 15% और आ जाते तो पास हो जाता, मतलब टोटल 40%, यानी ऑप्शन डी। सर ऐसे भी तो कर सकते थे, 20 मार्क्स की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर आएगा 10% के, इसके 50% मार्क्स आए, 20 मार्क्स ज़्यादा आए थे, 20 मार्क्स का मतलब 10% ज़्यादा मार्क्स आ गए थे, ज़्यादा मार्क्स हटा दो तो ये जो 40% मार्क्स होंगे ये कैसे मार्क्स होंगे, पासिंग मार्क्स होंगे। आप इसे ऐसे भी टैकल कर सकते हैं। और कैसे टैकल कर सकते हैं, मान लेते हैं कि जो टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हमने कितना मान लिया, टोटल मार्क्स हम x मान सकते हैं, 100x मान सकते हैं, एज यू विश, ये आपकी मर्जी है। टोटल मार्क्स हमने मान लिया 100x। एक कैंडिडेट को इसमें से 25% मार्क्स मिला, एक दूसरे वाले कैंडिडेट को 50% मार्क्स मिला, मतलब ये फर्स्ट को मिला और 50x मिला सेकंड को। ये फर्स्ट के मार्क्स हैं, ये सेकंड के मार्क्स हैं। तो इसको 25x मार्क्स मिला, 30 मार्क्स से फेल हो गया, 30 मार्क्स और आ जाते तो ये कैसे मार्क्स आ जाते, पासिंग मार्क्स, पास मार्क्स। इसके 50x मार्क्स आए या और 20 मार्क्स ज़्यादा आ गए थे, 20 ज़्यादा हटा दें तो ये भी कैसे मार्क्स आ जाएंगे, पासिंग मार्क्स, ये दोनों बराबर हैं। तो 25x इक्वल टू आ जाएगा 50 के और x इक्वल टू आ गया 2 के। x की वैल्यू 2 आ गई तो टोटल मार्क्स कितना आ जाएगा 200। पास मार्क्स कितना आ जाएगा, तो पास मार्क्स आ जाएगा 25 टू जा 50, 50 प्लस 30 कितने का आ जाएगा 80 के। तो इसके 80 मार्क्स पर पास हो रहा है तो पासिंग परसेंटेज कितना आ जाएगा, तो 80 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए 200 में से, तो मतलब 40% मार्क्स पर वो जाके पास होगा, यानी ऑप्शन। इस तरीके से आप इसे टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 13 पर मूव करते हैं। अच्छा,
बाकी आप देखो तो सिंपल सा था, 25% और 30 मार्क्स से फेल हो गया, तो 30, 33, 35। अब आप देखेंगे 25 से 30 तो होगा नहीं, क्योंकि 50 के ये नियरेस्ट है, 50 के नियरेस्ट है, तो इन दोनों के बीच से बड़ी वैल्यू होगी। तो 25 और 50 के बीच की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप 5 इसे बढ़ाएंगे तो 10 इसे बढ़ा दो 35, 10 इसे कम कर दो 40, बीच का नंबर 37.5, 37.5 से वैल्यू बड़ी होगी, कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इधर डेविएशन शिफ्ट होगा। आंसर कौन सा आ जाएगा? डी। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Harish divide two sum of money among his four sons, Naresh, Vipin, Bhupesh, and Yogesh. The first term is divided in the ratio of 4:3:2:1. The second in the ratio of 5:6:7:8. If the second sum is twice the first, then the largest total is received by. Largest कितना रिसीव हुआ ये हमें बताना है। देखो यार, 4:3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ पहला सम, दूसरा सम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 5:6:7:8। यानी कि यहाँ टोटल कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुए? 4+3 7 2 9 1 10। यहाँ टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? 5+6 11 11+7 18 18+8 26। इसने क्या बोला है? इफ द सेकेंड सम इज ट्वाइस द फर्स्ट, यानी ये इसका ट्वाइस होना चाहिए, मतलब ये 10 है तो ये 20 होना चाहिए, जबकि ये 26 है, ये इसका डबल होना चाहिए। एग्जाम में बैठे हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं? डबल कैसे करेंगे? ये इसका हाफ होना चाहिए, तो मतलब 26 का हाफ करेंगे तो या तो ये 13 बनाओ या इसे 20 बनाओ। एग्जाम में ऐसे 20 या फिर 13 बनाएंगे तो फिर हम फ्रैक्शन में चले जाएंगे, गलती होने के चांस है। एग्जाम में कैसे करते हैं? पहले इन दोनों को सेम कर लो, पहले इन दोनों को सेम करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 13, मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 13, और मल्टीप्लाई बाय देन 5, 130 आ गया, 130 आ गया, दोनों सेम हो गए। 13 × 10 130, 5 × 26 130, दोनों सेम हो गए। सेम होने के बाद जो भी आपको कन्वर्ट करना है वैसे कन्वर्ट कर लो। सेकंड वाला ट्वाइस है फर्स्ट से, तो मतलब फर्स्ट में 1 रुपीज़ होंगे तो सेकंड में 2 रुपीज़ होंगे, हो गया ट्वाइस। तो यानी ऊपर मल्टीप्लाई बाय 13, नीचे मल्टीप्लाई बाय 10। ऊपर 13 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे आप 10 से मल्टीप्लाई करो। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 4 जा 52, 13 3 जा 39, 13 2 जा 26, 13 1 जा 13। अभी आप देखेंगे तो ये मिला के कितना आ जाएगा? 130। आप इसको सम करोगे तो अभी आप देखो टोटल, देखना 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 70, और ये आ जाएगा 80। अभी आप गौर से देखो भाई, ये मिला के कितना आ गया? तो ये आ जाएगा 260 के, 50 60 70 80 मिला के आ जाएगा 260 के। देखो ये इसका ट्वाइस है कि नहीं है? देखो ट्वाइस हो गया ऑटोमेटिक, यस। तो अब इसने क्या पूछा है? फाइंड द लार्जेस्ट टोटल रिसीव, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट किसको रिसीव हुआ? इसको 102 रुपीज़ मिले, इसको टोटल 99 मिला सिर्फ, इसको कितना मिला? 6296 मिला, इसको कितना मिला? इसको 3 और 9 93। सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिला? तो सबसे ज़्यादा जो पैसा है पहले वाले को मिला, फर्स्ट को। फर्स्ट मतलब नरेश, नरेश को सबसे ज़्यादा पैसा मिला, यानी ऑप्शन। आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ये अरेंज करना होता, तो ये 102 99 96 93 दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग करना होता तो 93 96 99 फिर 102 से लास्ट में, ठीक है। आपको बताना होता सेकंड हाईएस्ट अमाउंट किसको मिला, सेकंड हाईएस्ट इसको मिला है, यानी कि विपिन को। करेक्ट। इस तरीके से आप इसको एग्जाम में टैकल कर सकते हैं, ये बेस्ट अप्रोच है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इफ द पॉइंट t, 2t -2, 6 एंड 3, 1 आर कॉलिनियर। देखो यार इसका मतलब क्या होता है? कॉलिनियर है तो मतलब इसके 3 पॉइंट है, मतलब कोई एक ट्राइंगल है, मतलब ये ए, ये बी और ये सी, ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर का मतलब है कि यहाँ कोई भी फिगर नहीं बन रही हो। कॉलिनियर मतलब एक ही लाइन पर होंगे, कॉलिनियर मतलब एक ही लाइन पर होंगे। इनका स्लोप क्या होगा? इनका स्लोप सबका इक्वल होगा, यानी कि स्लोप ऑफ ए, मैं कह सकता हूँ स्लोप ऑफ ए, स्लोप ऑफ ए इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ बी, यानी कि इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ सी के, स्लोप ऑफ सी के। स्लोप तीनों का बराबर होगा, या कह सकते हैं तीनों एक ही पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे तो कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट अलग अलग होने चाहिए, हर किसी का स्लोप अलग होना चाहिए। इसका स्लोप अलग होगा, इसका स्लोप अलग होगा, इसका स्लोप अलग होगा। तो स्लोप ऑफ ए बी, मैंने ये गलत लिखा है, इसको मैं प्रॉपर तमीज से मैथ्स की फॉर्म में लिख देता हूँ कि भाई स्लोप ऑफ ए बी
मैं कह सकता हूँ स्लोप ऑफ बिटवीन ए बी, स्लोप ऑफ बिटवीन बी सी, स्लोप ऑफ बिटवीन ए सी, ये सब क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी एक ही लाइन पर है, सबका स्लोप क्या होगा, सेम होगा, तभी ये कॉलिनियर होते हैं, एक ही लाइन पर होते हैं। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसका जो एरिया होगा तीनों का, क्योंकि ट्राइंगल तो बनेगा नहीं, ट्राइंगल नहीं बनेगा तो एरिया क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो मतलब इन तीनों पॉइंट का जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, जीरो। तो या तो आप एरिया निकाल के कर लें कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो का मतलब कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, कोई भी ट्राइंगल नहीं बन रहा है, तो या तो आप एरिया जीरो करके सॉल्व कर दो, तब भी टी की वैल्यू आ जाएगी, या फिर आप स्लोप को इक्वल करके कर दो। ठीक है ना, तो ज़्यादा इजिएस्ट वे होता है स्लोप को इक्वल करके करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि हम यहाँ किसके बराबर कर देते हैं, इसे स्लोप के बराबर कर देते हैं। क्या बनेगा, इफ़, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ़ थ्री पॉइंट्स, थ्री पॉइंट्स आर collinear, are collinear, collinear, then the slope between any two point, then the slope between any two point, any two points, any two points, uh, any two points must be equal। हम ऐसे लिख सकते हैं, must be इक्वल होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट मैंने मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट स्लोप बिटवीन, किसी के भी बीच में निकाल सकते हैं, ए बी के बीच में, बी सी के बीच में, ए सी, तीन स्लोप आएंगे, तीनों के बराबर होंगे। तो फर्स्ट स्लोप बिटवीन बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, पॉइंट बी एंड सी और बी के, तो स्लोप बी सी कितना आ जाएगा, तो स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी चाहिए तो हम इन दोनों का स्लोप निकाल रहे हैं। सर इन दोनों का पहले क्यों काउंट कर रहे हैं, पहले इन दोनों का भी काउंट कर, हमें टी की वैल्यू चाहिए। तो एक तो इन दोनों के बीच में काउंट करोगे तो टी की इक्वेशन आएगी, इन दोनों के बीच में काउंट करोगे तो एक आपको नंबर मिलेगा, टी नहीं मिलेगा। तो हमने एक टी वाली टर्म ले लेंगे, एक विदाउट टी वाली ले लेंगे। एक जिसमें टी आता है तो ए और बी ले लो, या ए और सी ले लो, टी आएगा दोनों में। एक बी सी लो जिसमें टी नहीं आएगा। तो स्लोप ऑफ बी सी कितना आ जाएगा, अच्छा स्लोप का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। तो दिस इज द एक्स वन एक्स टू, यहाँ पर एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, और एक्स थ्री वाई थ्री, तो कोऑर्डिनेट है। तो पहले हम बी सी के लिए जा रहे हैं, इन दोनों के बीच में। तो ये हमारे पास में एक्स वन है, ये वाई वन है, तो ये आ जाएगा एक्स टू, ये आ जाएगा वाई टू। तो मैं बहुत प्यार से लिख सकता हूँ वन माइनस सिक्स अपॉन में वन माइनस सिक्स अपॉन में थ्री माइनस माइनस का टू। आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा माइनस का फाइव, नीचे आ जाएगा थ्री, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का फाइव, इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन के। सेकंड फिर मैं काउंट कर सकता हूँ स्लोप ऑफ बिटवीन, स्लोप ऑफ बिटवीन बिटवीन ए एंड बी, ए बी का हमें चाहिए, बी एंड सी या ए बी, ए एंड बी। अभी इन दोनों में काउंट करेंगे तो हम लिख सकते हैं सिक्स माइनस टू टी अपॉन में माइनस टू माइनस का टी। आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सिक्स माइनस टू टी अपॉन में माइनस कॉमन ले लेंगे टू प्लस टी, और ये दोनों स्लोप आपस में बराबर होने चाहिए। तो मतलब माइनस वन इक्वल टू आ जाएगा सिक्स माइनस टू टी अपॉन में माइनस टू प्लस टी के क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वन आ जाएगा, तो टू प्लस टी इक्वल टू आ जाएगा सिक्स माइनस टू टी, इधर जाएगा तो थ्री टी इक्वल टू फोर के, और टी इक्वल टू आ जाएगा फोर बाई थ्री के। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनके स्लोप बराबर करने, आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई मेरे हिसाब से तो आपको एरिया बराबर करके जाने की जरूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक बार दोबारा देखो फिर क्लियर हो जाएगा, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये इसकी वैल्यू चाहिए। एक बात तो कंफर्म है, कैलकुलेटर है नहीं तो इसका स्क्वायर करना पॉसिबल नहीं है, और इसका स्क्वायर कैलकुलेटर से भी करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, ये बहुत बड़ा नंबर आएगा। लेकिन एक खास बात है, एग्जाम में पूछा है तो कोई वजह रही होगी। तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दो नंबर है, तो ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, और ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के। तो यानी एक बार इन दोनों को ऐड कर देंगे, 25.732 प्लस का 15.732, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 25.732
माइनस 15.732। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 प्लस 15, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 30, 40, 40 और 41, तो ये आ जाएगा 224, 326, 77, 14, 55, 10, 1, 11 और 21, 3, 1, 4 इंटू, इसको माइनस करेंगे तो लास्ट में जीरो आ जाएगा, 25 में से 15 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये आंसर है। तो 414.614। कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल मत कर देना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अ कॉन्ट्रैक्टर, एक कॉन्ट्रैक्टर है, अंडरटेक टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, 40 डेज में काम करता है। ही engages 100 men at the beginning and 100 more after 35 days and completes the work in stipulated time. If he had not engaged the additional man, how many days behind schedule would it be finished? कितने दिन के बाद, यदि कोई भी एक्स्ट्रा आदमी ना लगाए। देखो एग्जाम में बैठे हैं, सिंपल समझो, एक बार इसको वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मेरी बात बहुत ढंग से सुनना, आपको समझ में आएगा फिर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये कह रहा है कि एक्स्ट्रा मैन नहीं लगाए जाएं, इंगेज नहीं करे जाएं, तो काम कितने दिन डिले होगा। इसका मतलब स्टार्टिंग में तो 100 आदमी ने वर्क करा था, 100 मैन ही कर रहे थे, 35 डेज बाद 100 मैन ऐड कर रहा है, तो 40 डेज का काम था, 35 डेज बाद उसने इंगेज करा, तो मतलब 5 डेज बाद वो 100 आदमी और इंक्रीज कर रहा है, तो लास्ट के 200 मैन काम करते हैं लास्ट के 5 डेज, लास्ट के 5 डेज 200 आदमी काम करते हैं। स्टार्टिंग में तो 100 ही कर रहे थे, लेकिन लास्ट के 5 डेज 100 और आ जाते हैं, मतलब 200 मैन काम करते हैं, तो लास्ट 5 डेज 200 मैन वर्क करते हैं, जबकि लास्ट में सिर्फ 100 मैन ही होते, तो कितना टाइम लगता, तो भैया लास्ट में 10 डेज लगता, लास्ट में 10 डेज लगता है तो 35 प्लस 10 45 डेज लगते, कितने दिन डिले होता, तो 5 डेज डिले होता, 5 डेज डिले, काम खत्म। आप इस तरीके से सोचो, ईच एफिशिएंसी ऑफ ईच मैन या ईच वर्कर इक्वल टू 1 यूनिट मान लेंगे, पॉइंट की बात देखेंगे। और कैसे हम सोच सकते हैं, आपको पता होगा M1 इंटू D1 इक्वल टू वर्क के होता है, आपको पता होगा वर्क यानी जितने आदमी जितने दिन काम करें, इनटू में एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हमने मान ली सब एक ही टाइप के आदमी हैं, तो मतलब सबकी एफिशिएंसी सेम है। पहले 100 आदमी थे, उन्होंने 35 डेज काम करा, फिर 100 और आ गए तो 200 मैन हो गए, इन्होंने 5 डेज और काम करा, शेड्यूल टाइम पे काम खत्म हो गया, मतलब 40 डेज में, 40 डेज में ही काम खत्म हुआ है, तो इसका मतलब लास्ट के 5 दिन में काम खत्म हो गया। 35 डेज काम करा और 5 दिन और बच रहे, खत्म हो गया, ये टोटल वर्क है। यही टोटल काम सिर्फ 100 आदमी से ही कराया जाता तो कितना दिन लगता, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये इसका मतलब 100 100 100 कैंसिल आउट हो गया, 35 प्लस 10 इक्वल टू आएगा डी के। यदि यही काम 100 आदमी से ही कराया जाता तो 45 डेज लगते, तो काम 40 दिन में करना था, तो कितने दिन डिले हो जाएगा, 5 डेज डिले, 5 डेज डिले, काम खत्म, यानी ऑप्शन और इतने प्यार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 4 men and 6 women finish a job in 8 days while 3 men and 7 women finish it in 10 days. In how many days will 10 women finish it? यानी कितने दिन में 10 वोमेन इस काम को कंप्लीट कर देंगे, जो कि 4 men 6 वोमेन जो है 8 डेज में कर रहे हैं, या 3 men 7 वोमेन वर्क जाएं तो 10 डेज में कंप्लीट होता है। आपको पता होगा M1 इंटू D1 इक्वल टू वर्क के होता है, यही काम हमें सेम काम किसी दूसरे ग्रुप से कराना है, यही होता है, ये टोटल वर्क के बराबर होता है एक्चुअल में। M1 D1 ये भी टोटल वर्क है, M2 इंटू D2 ये भी टोटल वर्क है, टोटल वर्क यहाँ पर क्या है, सेम। एफिशिएंसी ऑफ अ मैन M मान लेते हैं, एफिशिएंसी ऑफ वोमेन हम W मान लेते हैं, तो 4 मैन प्लस 6 वोमेन इंटू में 10 इंटू में 8, इन्होंने 8 डेज काम करा, M1 इंटू में D, यानी कि 4 मैन प्लस 6 वोमेन मिलकर 8 डेज में इतना काम करती हैं, जबकि यही सेम काम 3 मैन प्लस 7 वोमेन मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 10 डेज में। 2 से कट करेंगे 4, 2 से कट करेंगे 5, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 ऑफ M प्लस 6 4 जा 24 ऑफ W इक्वल टू 5 3 जा 15 ऑफ M प्लस 7 5 जा 35 ऑफ W।
सॉल्व करेंगे m इक्वल टू आ जाएगा 11W, यानी कि मैन रेशो W कितना आ जाएगा 11:1, यानी कि ये इनकी एफिशिएंसी आ गई 11:1 यूनिट में ये काम करते हैं। मतलब मैन जो है, ईच मैन वर्क एट 11 यूनिट पर डे एंड ईच वुमेन वर्क एट 1 यूनिट पर डे, हम ये मान लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि 10 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगी, सेम काम को, टोटल वर्क को। तो 10 वुमेन इंटू में डेज जाके टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क मुझे पता है 4 वुमेन प्लस 6 वुमेन, 4 मैन प्लस 6 वुमेन वर्क एट 8 डेज। डब्ल्यू की वैल्यू 11 है हमें पता है, तो ये आ जाएगा 110 इंटू में डी, नहीं डब्ल्यू की वैल्यू तो 1 ही है हमारे पास में, 1 यूनिट, तो ये आ जाएगा 10 इंटू में डी। डब्ल्यू की वैल्यू 1 यूनिट है, एम की वैल्यू 11 यूनिट है, तो 11 4 जा 44 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 1 यूनिट, तो ये आ जाएगा 6 और इंटू में आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 10 इंटू में डी इक्वल टू आ जाएगा 50 इंटू में 8 के, 0 से 0 कट जाएगा, 8 5 जा 40, यानी कि टाइम आ जाएगा 40 डेज, खत्म। यही आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी यही आंसर। क्लियर है भाई पॉइंट? बहुत टफ नहीं है, आप कर सकते हैं एग्जाम में जब आपको अप्रोच क्लियर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, यानी कि वो झूठ बोलकर, वो झूठ बोलता है, एक डिसऑनेस्ट डीलर है जो कि गुड्स को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है। वो कह रहा है कि भाई हम मान लेते हैं शुगर जितने रेट पे लाए उतने रेट पे ही आपको शुगर दे रहे हैं, लेकिन वो चीट करता है किसमें, वेट में, वेट वो लेस देता है, इस कारण से उसे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। जहाँ उसे शुगर देनी थी 1 kg, वहाँ शुगर दे दी उसने 900 ग्राम, मतलब 100 ग्राम का उसे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 100 ग्राम का जो प्रॉफिट है वो किस पर होता है, शॉपकीपर के प्राइस पर। शॉपकीपर का प्राइस कितना है, 900 ग्राम उसकी जेब से गया है, तो उस पर होगा। अब पॉइंट की बात समझते हैं। 618/47% उसे प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट आ जाएगा 6 इंटू में 47 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 47%। आप सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 47 करेंगे तो 6 इंटू 47 कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो 6 इंटू 47 तो आसान है यार, कितना आएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 282 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 47, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 47 इंटू में 100, यानी कि इसे जो प्रॉफिट हो रहा है 3/47 का प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट और ये कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमें पता चल गया 3 का हो रहा है, 3/47, तो यानी कि ये प्रॉफिट 618/47% का मतलब होता है 3/47% प्रॉफिट, 3/47 प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी प्रॉफिट प्रॉफिट सीपी पर, तो एसपी बेच कितना में रहा होगा, 50 में, तो इसका मतलब सीपी और एसपी 47 में परचेज करा, बेचा 50 में, जबकि वेट आपको पता है, वेट 1000 ग्राम देना था, दिया कितने ग्राम हमें नहीं पता। ये इसका कितना टाइम है, 20 टाइम, 50 इंटू 20 1000 होता है, तो इसका 20 टाइम कितना होगा, तो वेट दिया कितना होगा, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 1 9, खत्म। 940 ग्राम वेट दिया होगा, उस काम खत्म। यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ जो वेट होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है, जिस वेट पे चीट करा होता है बेचते वक्त सेलिंग टाइम, वो हमारे लिए सेलिंग प्राइस होता है, जिस वेट पे चीट करा होता है। यस, ज़्यादा वाला वेट जो होता है भाई, अब देखो चीट कर रहा है, चीट किस लिए करा जाता है, प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए चीट कर रहा है, तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कम होगा, एसपी ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब ज़्यादा वाला जो वेट होता है वो एसपी होता है, कम वाला वेट क्या होता है, सीपी होता है, बस कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अ मैन रो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 110 मिनट इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर, यानी कि स्पीड क्या है भाई, ये हमें बताना है। आदमी की स्विमिंग करने की जो स्पीड है वो क्या है। सबसे पहले अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, सबसे पहले तो डिस्टेंस इक्वल टू आपको पता होगा स्पीड इनटू टाइम होता है, और आपको अच्छी तरह से पता है कि टाइम इक्वल टू कितने के होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। फिर आपको ये भी पता होगा कि अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट ऑफ अ रिवर, रिवर के अगेंस्ट जाएंगे तो आदमी की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, फेवर ऑफ अ स्ट्रीम, फेवर ऑफ अ रिवर, फेवर ऑफ अ रिवर मतलब जितना हम स्विमिंग कर रहे हैं वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस वाटर की स्पीड और ऐड हो जाएगी जो कि रिवर की स्पीड होगी। तो वो 20 किलोमीटर
20 किलोमीटर गया वो अप स्ट्रीम में स्पीड कितना आ जाएगा, m माइनस डब्ल्यू। m की हमें पता नहीं है, आदमी की स्पीड m मान लिया। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना गिवन है, 2, यानी कि वाटर की स्पीड 2 है। यहाँ m प्लस कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर देखना अभी, तो ये m माइनस 2 की स्पीड से जाता है 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 20 किलोमीटर गया अप स्ट्रीम में दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। फिर ये 20 किलोमीटर वापिस आया, तो जब अप स्ट्रीम में गया है तो ऑब्वियस सी बात है डाउन स्ट्रीम में आया होगा। डाउन में जाएगा तो वापिस किस में आएगा, अप में आएगा। तो ये m प्लस कितना आ जाएगा, तो m प्लस 2 आ जाएगा डाउन स्ट्रीम। तो ये जाने का टाइम, ये आने का टाइम मिला के टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम इज 110 मिनट। मिनट कन्वर्ट इनटू आवर्स। जीरो से जीरो सॉल्व कर लिया, बड़ा सिंपल है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप पहले डिनोमिनेटर में से खत्म कर लो चीज़ों को। डिनोमिनेटर में यहाँ क्या है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय m माइनस 2। यह आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय m प्लस 2 और इक्वल टू आ जाएगा 11 के। 6 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम में सॉल्व नहीं करनी, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। यहाँ से आप कैसे सॉल्व कर लेंगे, गो टू ऑप्शन। क्यों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएंगे, मैं बता दूंगा। अब भाई ये इंटीजर नंबर आ रहा है 11, तो इसका मतलब ये 120 कट रहा होगा। तो 120 20 से कटता है, यस, लेकिन 20 में से 2 जाएगा तो कितना मिलेगा, 18। तो m की वैल्यू ये 20 है, तो 20 में से 2 जाएगा 18। 18 से ये कट करेंगे तो डेसिमल में आएगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। वैसे भी 20 प्लस 2 करेंगे 22, नहीं जाएगा। 22 रखेंगे तो 22 में से 2 जाएगा तो 20, हाँ ये आ जाएगा, 20 कट जाएगा। और 22 में 2 ऐड करेंगे 24, 24 ये भी काटता है, तो मतलब ये दोनों नंबर इंटीजर आएंगे। 24 आएगा, 24 प्लस 2 करेंगे 26, 26 से कटेगा नहीं। 28 में से 2 जाएगा तो 26 बचेगा, 26 से ये भी नहीं कटेगा, तो ये तो नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, देन 22। अब 22 करके देख लो भाई, देखो इधर m की जो वैल्यू है, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, देखना अभी थोड़ी देर के लिए। m की जो वैल्यू है हमने कितना मान लिया, 22। तो 120 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 20 के, 120 डिवाइडेड बाय ऐड करेंगे तो 24 के, 26 जा 24 5 जा। आप देखो 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब आपके पास ऑप्शन हैं तो उन्हें यार यूज करो, तभी तो ये कॉम्पिटिशन है ना। बेसिक पार्ट क्या है भाई, स्टार्ट करते हैं बेसिक पार्ट के साथ। इन दोनों का एलसीएम लिया, एक्सपर्ट है एलसीएम लेने में, m माइनस 2 m प्लस 2। एलसीएम लेने के बाद ऊपर कितना आ जाएगा, 120 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा m प्लस 2 प्लस का m माइनस 2 इक्वल टू आ जाएगा 11 के। 2 से 2 कट गया भाई, कैंसिल आउट हो गए। ऊपर आ जाएगा m प्लस m मतलब 2m, 2m इंटू 120 करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 240 ऑफ m। नीचे आ जाएगा m स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू आ जाएगा 11 के। अब भाई इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 240 ऑफ m, 240 ऑफ m इक्वल टू 11 m स्क्वायर माइनस का 44। आप सॉल्व करेंगे तो 11 m स्क्वायर माइनस का 240 ऑफ m माइनस का 44 इक्वल टू आ जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करो। अब मुझे बताओ कौन सॉल्व करेगा इसको, 11 इंटू 44 ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 240 आ जाए, तो है ना। आप कैलकुलेटिव एग्जाम में बैठे, बहुत कैलकुलेटिव है। हो सकता है बहुत सारे लोग तो इसे स्किप भी कर दें यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद, यार क्या फैक्टर करेंगे, इतने बड़े फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप कॉम्पिटिशन में बैठे हैं यार, तो कैसे जाना चाहिए आपको, गो टू ऑप्शन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अ मेंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स whose सम इज 8, दोनों का सम 8 है, तो मतलब 2 प्लस 6 8 नंबर, 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 6 8, यानी सबका सम 8 है। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, डिजिट्स इज इंटरचेंज, डिजिट जो है इंटरचेंज हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन आए तो गो टू ऑप्शन करो यार। 18 जब मैंने इसमें ऐड करा, 18 ऐड करने पर कितना आया, 8 6 4 14 आ गया, 2 1 3 1 4 44। क्या डिजिट इंटरचेंज हुई, नहीं भाई ये तो गलत है। 18 मैंने ऐड करा, कितना आया, 8 प्लस 5 13 क्या आ गया, 3 1 4 1 5। डिजिट इंटरचेंज हो गई, यस। 35 से 53 हो गया, डिजिट इंटरचेंज खत्म। इसे सॉल्व करेंगे तो वैसे भी नहीं आएगा, 8 3 11। मैं तो करके दिखा रहा हूँ, वैसे हमारा आंसर आ गया है, यस। 18 8 प्लस 3 11, 5 1 6 1 7। क्या डिजिट इंटरचेंज आ रही है, नहीं। 18 ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 0 6 1 7 1 8, 80 आ रहा है, डिजिट इंटरचेंज है, नहीं। एग्जाम में बैठे तो आप कैसे करेंगे, गो टू ऑप्शन। बेसिक पार्ट क्या है, मैं फिर भी समझा देता हूँ भाई, बेसिक पार्ट का मतलब क्या है। बेसिक पार्ट देखेंगे, 2 डिजिट नंबर को हम कैसे लिखते हैं, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर,
टू डिजिट नंबर का मतलब होता है भाई 10a+b, टू डिजिट नंबर होता है। तो 10a+b एक टू डिजिट नंबर है, तो मतलब 10a+b एक कोई नंबर था, उसमें हमने 18 ऐड करा, तो इसका जो रिवर्सिंग नंबर है वो कितना हो जाता है, 10b आ जाता है, 10 प्लेस पर b आ जाता है और यूनिट प्लेस पर a पहुंच जाता है। इंटरचेंज करने का मतलब यही हुआ। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 18 तो इधर ही रहेगा, 10b में से b जाएगा तो 9b बचेगा, a में से 10a जाएगा तो माइनस का 9a बचेगा, 9 से डिवाइड कर देंगे तो 2 इक्वल टू आ जाएगा b माइनस a के। और हमें पता है कि 8 इक्वल टू b प्लस a के, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 8 के है। आप जब सॉल्व करेंगे तो 10 इक्वल टू आ जाएगा 2b के, और b इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 5 के। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और नंबर कितना आ जाएगा, तो नंबर आ जाएगा हमारे पास में 10 इंटू 3 प्लस 5, नंबर इज 30 प्लस 5, नंबर आ जाएगा इज इक्वल टू 35। गॉट इट? क्लियर है पॉइंट? ये इसका बेसिक पार्ट है, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, टैकल कर। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। A train with 90 km per hour cross a bridge in 36 seconds. Another train 100 meters shorter to cross the same bridge. Same bridge को क्रॉस करती है at 45 km per hour. The time taken to the second train to cross the bridge will be कितना होगा? देखो एक बात तो कंफर्म, कोई भी ब्रिज को क्रॉस करेगी, मतलब इस तरीके से देखो, मैं पेन के साथ दिखाता हूँ, ये ब्रिज है, ये ट्रेन है ब्लैक वाला, तो ब्लैक वाला पेन जो है वो ब्रिज है, ट्रेन है, ये ब्रिज है। देखो क्रॉस कर रही है यहाँ से, ब्रिज पर आगे क्रॉस हुई नहीं, क्रॉस हो गया ब्रिज, यस। तो कितना लेंथ चला, ब्रिज का लेंथ प्लस अपना लेंथ, तो कोई भी ब्रिज क्रॉस होगा तो लेंथ ऑफ अ ट्रेन एंड लेंथ ऑफ अ ब्रिज दोनों होगा। तो लेंथ यानी डिस्टेंस इक्वल टू कितने के होता है, स्पीड इनटू में टाइम के। तो डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस चलेगा ब्रिज का लेंथ, ये ब्रिज का लेंथ है, और ये कोई ट्रेन है जो इसे क्रॉस कर रही है, वेट वेट, ये कोई ट्रेन है जो इसे क्रॉस कर रही है, यस। इसकी लेंथ हमने एल मान ली, इसकी ये ब्रिज है, इसकी लेंथ हमने बी मान ली। तो दोनों 36 सेकंड में क्रॉस कर रही है, 36 सेकंड में जाके ब्रिज क्रॉस हुआ, तो 36 सेकंड में ट्रेन ने कितना चला, अपना लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ। स्पीड कितना था 90, ये सेकंड्स में है और ये किलोमीटर पर आवर में, तो चेंज इनटू अ मीटर पर सेकंड, 5/18 आपको पता होगा, x किलोमीटर पर आवर चेंज इनटू अ मीटर पर सेकंड 5/18, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। टाइम इज 36 सेकंड, 18 टू जा 5 टू जा 10, तो लेंथ ऑफ ट्रेन एंड लेंथ ऑफ ब्रिज इक्वल टू आ जाएगा 900 मीटर के। ये आ गया। फिर अगले केस में क्या बोला, सेम ब्रिज को क्रॉस कर रही है अनदर ट्रेन 100 मीटर शॉर्टर, यानी पहले वाले से 100 मीटर शॉर्टर है, तो न्यू लेंथ, लेंथ ऑफ अ सेकंड ट्रेन कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ अ सेकंड ट्रेन, लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन आ जाएगा हमारे पास में L-100। सेम ब्रिज है, तो सेम ब्रिज है तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, सेम ब्रिज तो लेंथ ब्रिज ही रहेगा, बी रहेगा, तो डिस्टेंस इनटू में टाइम, तो ये आ जाएगा L-10 प्लस L-100, सॉरी 100 मीटर शॉर्टर है पहले से, और ब्रिज एज इट इज है। तो अब लेंथ ऑफ अ ट्रेन, यानी कि अब सेकंड जो ट्रेन है वो ब्रिज को क्रॉस करने में कितना लेंथ चलेगी, अपना लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ। अपना लेंथ है L-100, ब्रिज का लेंथ है b, कितने की स्पीड से चल रही है 45 मीटर पर सेकंड में, चेंज करने के लिए 5/18, और टाइम इज सेकंड, सेकंड में टाइम आ जाएगा। आप देखेंगे L प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 900 माइनस 100, आप देखेंगे, यानी कि L-100 प्लस बी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ L प्लस बी माइनस 100, मैं यहाँ 900 माइनस 100 इक्वल टू 800 के लिख सकता हूँ बहुत प्यार से। तो यानी कि जो अब लेंथ क्रॉस करेगा तो 100 मीटर कम चल रहा है, तो 100 मीटर कम चलना है तो अब कितना चलना होगा 800 मीटर, कितने की स्पीड से चलना है 45 से, 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया, इनटू में टाइम आ गया, 9 5 जा 9 2 जा 2 से कट कर दिया। आप देखेंगे तो t इक्वल टू आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 25, यस, 8 2 जा 16, 1600 बाय कितने का आ जाएगा 5 में, और ये आ जाएगा 25 से 16 तो जाएगा नहीं 160, 25 6 जा 150, 10 बचा, 16 4 जा 20 आएगा, तो 64 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन करेक्ट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं आप, टैकल कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? बहुत टफ नहीं है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ट्रेन स्टार्ट फुल ऑफ पैसेंजर, एक पैसेंजर के साथ एक ट्रेन स्टार्ट हुई,
एट द फर्स्ट स्टेशन इट ड्रॉप वन थर्ड ऑफ द पैसेंजर, वन थर्ड पैसेंजर को ड्रॉप कर देती है फर्स्ट स्टेशन पे, एंड 280 पैसेंजर जो है वो उसमें एंटर कर जाते हैं। एक्स 280 पैसेंजर नए आ जाते हैं ट्रेन में। एट द सेकेंड स्टेशन ड्रॉप हाफ हाफ पैसेंजर, पूरे जो न्यू टोटल स्ट्रेंथ है उसका हाफ से फिर उतर जाते हैं ट्रेन में से, और 12 न्यू पैसेंजर एंटर कर जाते हैं, ठीक है, ज्वाइन करते हैं। ऑन अराइविंग एट द थर्ड स्टेशन इज फाउंड एट द 248 पैसेंजर। द नंबर ऑफ पैसेंजर इन द बिगनिंग वॉच कितना होगा? देखो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन उल्टा करना चाहिए। लास्ट में कितने थे? थर्ड थर्ड स्टेशन पे कितने थे? तो थर्ड स्टेशन पे हम बात करें, थर्ड स्टेशन पर 248 थे, तो सेकंड पर कितने होंगे? तो इसका मतलब 12 नए पैसेंजर आए थे, 12 पैसेंजर मैंने हटा दिए, जो नए आए थे वो हटा दिए, कितने बचे? 236। और ये 236 पैसेंजर थे आने से पहले, तो इसका मतलब सेकंड स्टेशन पर कितने पैसेंजर होंगे? तो सेकंड स्टेशन पर 12 तो नए आए थे, वो नए वाले मैंने हटा दिए, और आधे लोग इसमें से क्या हो गए थे? ट्रेन पे से उतर गए थे, हाफ लोग उतर गए थे, तो मैं इसका डबल कर दूँ तो 236 लोग थे, लोग हैं अभी, तो इसका मतलब आधे लोग इसमें से उतर गए थे, तो मतलब पहले लोग डबल होंगे कहीं ना कहीं, तो कितने होंगे? 472, 472 होंगे स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड स्टेशन। तो फर्स्ट स्टेशन में कितने होंगे? 280 लोगों ने नए नए ज्वाइन करा था, तो 280 इसमें से माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 2। ये कितना आ जाएगा? 9। 17 में से 8 जाएगा तो 9, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 192 होंगे, जिसमें से वन थर्ड इसमें से उतर गए थे, तो वन थर्ड स्टेशन पर मतलब चले गए थे, तो इसका मतलब ये टू थर्ड की वैल्यू होगी, तो इसका मतलब टोटल पैसेंजर का, टोटल जो पैसेंजर होंगे उसका जो टू थर्ड होगा वो इक्वल टू होगा 192 के। आप सॉल्व करेंगे, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, टोटल जो पैसेंजर होंगे इनिशियल, जो टोटल पैसेंजर होंगे इनिशियल वो कितने होंगे? 96 इंटू 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 28। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन उल्टा करना चाहिए, लेकिन इसका बेसिक भी आसान है, बहुत टफ नहीं है। बेसिक कैसा है? लेट लेट इनिशियल पैसेंजर हम कितना मान लेते हैं? इन टोटल इनिशियल पैसेंजर, टोटल इनिशियल पैसेंजर हमने मान लिया, टोटल इनिशियल जो पैसेंजर्स थे इन ट्रेन वो एक्स पैसेंजर थे। नेक्स्ट स्टेशन पे यहाँ से वन थर्ड चले जाते हैं, इसका वन थर्ड चले गए, तो रिमेनिंग कितने बचे? तो रिमेनिंग पैसेंजर एक्स में से x/3 चले गए, कितने पैसेंजर बचे? 2x/3, और इसमें नए पैसेंजर आ जाते हैं, तो फर्स्ट स्टेशन पे जो टोटल पैसेंजर हो जाते हैं न्यू पैसेंजर वो हो जाते हैं 2x/3 प्लस 280, 280 न्यू पैसेंजर आते हैं, तो हमने ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेशन पे इसमें से हाफ चले जाते हैं, तो सेकेंड स्टेशन पे इसमें से हाफ चले जाते हैं, तो हाफ बचेंगे, 2x/3 प्लस 280, ये बचे हाफ, हाफ चले गए, हाफ बचे, प्लस इसमें 12 लोग और आ जाते हैं, 12 लोग और आ जाते हैं, तो जो थर्ड स्टेशन पे टोटल लोग हैं वो 248 होते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास एक्स की वैल्यू 288 आ जाएगी। सॉल्व कर लो, 12 माइनस कर दो फिर डबल कर दो, तो हमने भी तो यही करा, 12 माइनस करा फिर डबल कर दिया, फिर डबल करने के बाद में ये डबल कर दिया, फिर 2x/3 प्लस 280 की वैल्यू आ जाएगी, 280 माइनस कर दो जो हमने यहाँ माइनस करा 280, 192, तो 192 2/3 ऑफ एक्स की वैल्यू होगी, काम खत्म, यही आंसर है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर कंटेन 35% अल्कोहल बाय वेट, वेट जो है 35% अल्कोहल है। इफ 25 ग्राम वाटर इज एडेड इन सच अ मिक्सचर ऑफ 100 ग्राम, 100 ग्राम मिक्सचर में 25 ग्राम वाटर ऐड करते हैं, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कितना होता है? बड़ा सिंपल है यार, 100 ग्राम का मिक्सचर था जिसमें से अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल कितना है? अल्कोहल इज 35%, तो यानी 35 ग्राम उसमें अल्कोहल है, और रिमेनिंग इज 65 ग्राम इज वाटर। इसमें और ऐड कर दिया जाता है 25 ग्राम वाटर, 25 ग्राम वाटर और ऐड कर दिया जाता है, तो ये तो 35 ही रहता है, ये कितना हो जाता है? तो ये आ जाएगा 10, 6 2 8 1 9, यानी कि 125 टोटल। तो टोटल 125 ग्राम है, जिसमें से 35 ग्राम अभी भी अल्कोहल है, कितने में से? 125 में से, परसेंट बनाने के लिए इंटू 100, तो अब फाइनली अल्कोहल कितना परसेंट है? तो 25 5 जा 25 4 जा 4 7 जा 7 4 जा 28% अभी भी फाइनल उसमें क्या होगा? मिक्सचर में अल्कोहल। इस तरीके से आप करो, इजी है और टफ नहीं, आप इजी कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24।
1 cubic meter of iron weight, 7.800 kg. The weight of iron in a pipe of length 4 meter, whose interior and exterior diameter is measure 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. डायामीटर है. डायामीटर तो आपको पता है, डायामीटर का हाफ रेडियस होता है. तो रेडियस पहले वाले की कितनी है, तो रेडियस आ जाएगी पहले वाले की आ जाएगी देन 5 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की आ जाएगी 6 सेंटीमीटर. आई थिंक क्लियर होगा. कोई पाइप है, पाइप कुछ इस तरीके से होता है, आप देखेंगे पाइप कुछ इस तरीके से होता है. इन दोनों का ये वाला पार्ट, ये पाइप होता है, ये होता है पाइप. तो ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की वो कितनी है 5, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है 6. ये 6 है, ये 5 है. तो मेटल का जो पॉइंट आएगा, मेटल मेटल होता है ये वाला पार्ट, ये वाला सब मेटल है. ये वाला जो पार्ट है ये सब मेटल है. बात समझ में आ गई. ये वाला जो पार्ट है ये मेटल है. तो मेटल का जो वेट होगा वो कितना होगा, टोटल वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम हटा देंगे तो वेट ऑफ अ क्या आ जाएगा, वेट ऑफ अ पाइप आ जाएगा. वेट ऑफ अ पाइप. तो वॉल्यूम ऑफ अ पाइप कितना आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ अ पाइप होगा, सिलेंड्रिकल शेप है तो पाई आर स्क्वायर ऑफ लेंथ. लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ यानी कि एच, पाई आर स्क्वायर एल. एल इज अ लेंथ, ये लेंथ होती है एल, ये आर. तो ये लेंथ होती है. लेकिन अभी आप देखेंगे ये आगे लेंथ. अभी हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम हमें चाहिए होलो का, मतलब पाइप का चाहिए. तो अब ये सिंपल सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, सिंपल है तो. लेकिन ये सिंपल तो है नहीं, ठोस तो है नहीं, पाइप है कुछ इस तरीके से. तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई एल इंटू में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. मतलब बड़े वाले, वही चीज़, बड़े वाले मतलब पूरे, मतलब ये मान लो ये पाइप है, इसका आउटर वाला जो वॉल्यूम होगा उसमें से इनर वॉल्यूम हटा देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ पाइप आ जाएगा. तो आउटर का वॉल्यूम कितना होगा, तो आउटर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एल. इनर का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एल. इनमें से पाई एल दोनों में कॉमन है तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कुछ इस तरीके से हम लिख लेते हैं. करेक्ट. तो ये वॉल्यूम ऑफ अ पाइप आ गया. तो वॉल्यूम ऑफ अ पाइप यानी 22/7. अभी आप देखेंगे ये केजी में है, ये केजी में है. 1 क्यूबिक मीटर की वैल्यू, यानी कि 1 क्यूब मीटर की जो वैल्यू है, ये कह रहा है 1 मीटर क्यूब. 1 मीटर क्यूब की जो वैल्यू है वो 7.800 kg के बराबर है. सिंपल. 1 मीटर क्यूब की जो वैल्यू है वो 7.800 kg के बराबर है. ये मीटर में दे रखा है लेंथ, यस. लेकिन ये आपको दे रखे हैं सेंटीमीटर में. कन्वर्ट इनटू अ मीटर. अब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1/100 मीटर के, यानी कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. उल्टा जाएंगे तो डिवाइड कर देते हैं. तो एल कितना दे रखा है 4 मीटर, और ये हमें सेंटीमीटर में दे रखा है. तो बड़े वाले की लेंथ जो है ये बड़ी वाली आ रहा है और ये छोटी वाली आ रहा है. गॉट इट. इस तरीके से आप हम इसे लिख सकते हैं. अब हम इसे सेंटीमीटर में, हमें मीटर में लिखना है तो 5/100 ऑफ मीटर लिख सकता हूँ. इसे 6/100 ऑफ मीटर लिख सकता हूँ. ये रेडियस आ गई, क्या आ गई हमारे पास में, रेडियस. तो रेडियस बड़े वाली की जो रेडियस है वो है 6/100 का स्क्वायर माइनस 5/100 का स्क्वायर. मैं 0.06 भी लिख सकता था, 0.05 भी लिख सकता था, मैंने लिखा नहीं, बस ऐसे ही छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं. 22/7 इंटू में 4. इसको सॉल्व करेंगे तो 36 में से 35 जाएगा, 36 में से 25 जाएगा, कितना मिलेगा 11. और नीचे आ जाएगा 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 इंटू 100, 2 बार 100 का स्क्वायर. आप सॉल्व करेंगे तो 11 4 जो 44, तो यह आ जाएगा 22/7 इंटू में 44 डिवाइडेड बाय 4 बार 0, तो यह आ जाएगा 1234. इतने मीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा. ये वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम. और हमें बताया 1 मीटर क्यूब की वैल्यू इतनी है. तो टोटल वेट कितना आ जाएगा, टोटल वेट, तो टोटल जो वेट आएगा वो कितना आ जाएगा, तो टोटल वेट आ जाएगा 1 मीटर क्यूब का मतलब है 7.800. इतने मीटर क्यूब का मतलब कितना आ जाएगा 22/7 इंटू में 44/100, यह आ जाएगा. और इंटू में आ जाएगा 7.800 पे. 00 क्यों दिया, 7.8 ही लिख देता, केजी. कितने केजी टोटल वेट होगा. इसे कैलकुलेटर से करते हैं. इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में, कैंसिल आउट तो होगा नहीं,
अप्रॉक्स भी कर सकते हैं। इसे हम 77 मान लेते हैं, तो 11 से 7 से 11 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 से कैंसिल आउट ऑफ 11 टाइम 1.1, पॉइंट हटाएंगे 1000। मैं इसे कैलकुलेटर से करता हूँ, वेट। देन 22/7। तो हम इसे कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो वैल्यू कितनी बनेगी, वेट वेट वेट, मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये आएगा हमारे पास में 1.008, ये कुछ आ रहा है हमारे पास में 2, नहीं, ये तो अभी भी गलत आ रहा है। अप्रॉक्स में कुछ मिस्टेक है यार, क्योंकि ये तो अप्रॉक्स आएगा 1.008 के। एग्जैक्टली जो वैल्यू आएगी उसकी ये आएगी 22/7 इंटू में 44 डिवाइडेड बाय इंटू में 7.8, ये आ गया। और डिवाइडेड में हमारे पास 4 जीरो चल रही हैं, तो 0 पॉइंट ये तो आ जाएगा हमारे पास में। कुछ मिस्टेक है, क्योंकि ये तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.107 कुछ समथिंग कुछ बन रहा है। ये तो कुछ मिस्टेक है यार इस क्वेश्चन। देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, मिस्टेक है, ठीक है। 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये तो कुछ मिस्टेक है, ठीक है। मिस्टेक है इसमें यार। ये आ रहा है, ये तो कुछ इतना केजी आ रहा है, ये तो कुछ मिस्टेक है। ऑप्शन में तो ये है ही नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्या होना चाहिए, ये पॉइंट हट जाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये मिस्टेक है, मिस्टेक है। मेरे अकॉर्डिंग 7.800 रिप्लेस किससे होगा, रिप्लेस होगा 7800 के, 7800 किलो के जी के। 7800 के जी होगा तो इसका आंसर फिर सही आ जाएगा, है ना। ये 7800 के जी होगा तो इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। 7800 आ जाएगा, तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू, पॉइंट भी हट गया है, तो पॉइंट हट गया तो 3 शिफ्ट हो जाएगा, और 3 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो अब इसका आंसर आ जाएगा 107 पॉइंट कुछ 8 के समथिंग आ जाएगा। अप्रॉक्स वैल्यू इज 108 के जी। तो ये मिस्टेक है मेरे हिसाब से, यहाँ डेसिमल नहीं होगा। 7.800 के साथ क्या नहीं होगा, डेसिमल नहीं होगा, इसको देख लेना एक बार। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। द डिजिट ऑफ अ यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर रिप्रेजेंट 7 की पावर 95 माइनस 7 की पावर 58। देखो, 7 का यूनिट का आपको पता होगा, साइक्लिसिटी 4 होती है। तो स्टेप फर्स्ट आपने, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में करा भी दिया है। स्टेप फर्स्ट 95 पावर को डिवाइड करते हैं 4 से, रिमाइंडर काउंट करते हैं, रिमाइंडर इज 3। तो यानी कि 7 की पावर हम क्या लिख देंगे, 3। 7 की पावर 3, तो यूनिट डिजिट इज 3, इसका यूनिट डिजिट आएगा 3, माइनस, सेम केस ऑफ इसके साथ जाएंगे, ये स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड। सेम केस ऑफ स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में जाएंगे तो 58 डिवाइडेड बाय 4, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, साइक्लिसिटी, रिमाइंडर इज 2। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में जाएंगे तो 7 की पावर 2 यानी कि 49, 49 का 2, तो मतलब यहाँ 9 मिलेगा। तो इसका मतलब 7 की पावर 95 माइनस 7 की पावर 58, इसका यूनिट प्लेस आएगा, कोई नंबर है, इसका यूनिट प्लेस आएगा 3, माइनस यहाँ कोई एक नंबर आएगा, इसका यूनिट प्लेस आएगा देन 9। इसको इसमें से जब माइनस करेंगे तो 3 में से 9 तो नहीं जाएगा। जब हम यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ से कैरी लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। आई थिंक गलती नहीं करेंगे आप, ठीक है ना। यस, 6 आंसर मत देना, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, नहीं। यानी कि ये कोई नंबर आएगा 3 लास्ट में, यहाँ कोई एक नंबर आएगा 9, जब इसको हम माइनस करेंगे तो 3 में से 9 तो नहीं जाएगा, हम यहाँ से क्या लेते हैं, कैरी, कैरी लेंगे तो 13, 13 में से 9 जाएगा तो कितना मिलेगा, 4। गलती मत करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। If mth term of arithmetic progression is 1 by n and nth term is 1 by m, then the mnth term of the progression will be क्या होगा। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो mth टर्म होगी, आपको पता होगा टी एम इक्वल टू कितने के होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू में डी, ये mth।
तो इसकी जो mth टर्म है वो इक्वल टू 1/n की है। सेकेंड, जो इसकी nth टर्म है वो क्या होगी, nth टर्म a प्लस एन माइनस वन ऑफ डी, आपको याद होगा फॉर्मूला nth टर्म का, a प्लस एन माइनस वन ऑफ डी इक्वल टू 1/, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देखेंगे m माइनस वन ऑफ डी में से n माइनस वन ऑफ डी जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1/n 1/m। डी यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा m माइनस एम, m माइनस वन माइनस एन माइनस माइनस प्लस वन इक्वल टू ऊपर आ जाएगा m माइनस एन अपॉन में आ जाएगा एम एन के। आप देखेंगे 1 से 1 कट गया, ऊपर m माइनस एन बचेगा, m माइनस एन इक्वल टू आ जाएगा m माइनस एन अपॉन में एम एन के। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एम एन। d की वैल्यू पता चल गई। अब हमें a की वैल्यू निकालना है, तो a की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं। a इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1/n माइनस m माइनस वन ऑफ डी के, ये a की वैल्यू है। हमसे पूछा है कि mnth टर्म क्या होगी, तो mnth टर्म जो होगी वो होगी a प्लस एम एन माइनस वन ऑफ डी के। फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म इक्वल है 1/n माइनस m माइनस वन ऑफ डी के प्लस एम एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितने के बराबर है 1/mn के। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/n, डी की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, हम यहाँ डी की वैल्यू यहाँ रख भी सकते हैं, हम चाहें तो मैं यहीं रख लेता डी की वैल्यू, तो हमारे लिए और आसान हो जाता कैलकुलेशन। वेट, कैलकुलेशन को मैं और आसान कर देता हूँ। वेट, मैं यहाँ वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, देखना डी की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो 1/n माइनस एम एन माइनस वन इंटू में 1/mn। हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/n माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1/n बचेगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/mn के। n से n कट जाएगा तो a की जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1/mn। a की वैल्यू आ गई 1/mn, कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 1/mn प्लस mn माइनस वन इंटू में d की वैल्यू 1/mn। आप देखेंगे 1/mn प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा 1 टाइम, माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा mn, mn से mn कट जाएगा इक्वल टू कितने के बचेगा 1 के, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। खत्म। यस, क्लियर वाई पॉइंट। इतने प्यार से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आप, बस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अ सर्टेन सम इज लेंट एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इट ग्रो to 1.44 times its value in 2 years. If the same sum is lent at simple interest at the same rate, in how many years would it double itself? यानी कितने साल में वो पैसा क्या हो जाए, डबल हो जाए। ये हमसे बात कर रहा है, बहुत सिंपल है यार। अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, अमाउंट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू में 1+r/100 की पावर टी। बड़ा सिंपल है, वैसे तो सिंपल कर सकते हैं यार। प्रिंसिपल से अमाउंट 2 साल में 100 से 144 हो गया 2 साल में, 1 साल में पावर में बढ़ता है तो रूट स्क्वायर कर देंगे। एग्जाम में बैठे तो आप ऐसे करो, तो 10 से 12 हुआ 1 साल में, कितने का इंटरेस्ट मिला, 2 का। 2 का इंटरेस्ट 10 पर, परसेंट बनाने के लिए इंटू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बताओ समझ में आया? नहीं है तो आप ऐसे कर दो, अमाउंट इज 1.44 टाइम्स ऑफ अ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इंटू में 1+r/100 की पावर, कितने साल में, 2 साल। पॉइंट हटाया तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा 100, पी से पी कट जाएगा, और ये 12/10 का स्क्वायर है, हमें अच्छी तरह से पता है। इधर जाएंगे तो 1+r/100 का स्क्वायर आ जाएगा, पावर सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगी। 12/10 माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा r/100 के, ये 2/10 इक्वल टू आ जाएगा r/100 के। आप सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारे पास में, 20%। हमसे कह रहा है यही पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे दिया जाता, कितने साल में पैसा डबल हो जाएगा। पैसा डबल चाहिए सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है, डबल ऑफ अ प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू होता है SI के। अमाउंट डबल हो रहा है मतलब मैंने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करे, उन्होंने बोला भाई साहब आपका पैसा डबल हो गया,
तो डबल तो वही हुआ है ना, उसमें मेरा भी तो पैसा है ना। कितना पैसा है भाई मेरा? 2p मेरा पैसा, मतलब 2p पैसा हुआ है। बैंक वालों ने बोला आपका पैसा डबल हो गया, मतलब 2 लाख हो गए। मैंने बोला 1 लाख तो मेरे भी थे, मतलब इंटरेस्ट कितने का मिलेगा? इंटरेस्ट ओनली ऑन उतने का ही मिलेगा, मतलब 1 लाख रुपए जमा करें, 1 लाख का इंटरेस्ट मिलाकर टोटल पैसा डबल हो गया। तो ऐसा ही इक्वल टू कितने के होता है? प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल के बराबर इंटरेस्ट मिल जाए, प्रिंसिपल रेट 20 टाइम टी डिवाइडेड बाय 100। पी से पी कट जाएगा, 20 से 5 टाइम कट जाएगा, तो टाइम इक्वल टू आ जाएगा 5 ईयर के। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 100% करना है, प्रिंसिपल के बराबर करना है। प्रिंसिपल के बराबर का मतलब होता है 100%। 20% एक साल में मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है। तो 100% एग्जाम में बैठे हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100% करना है। एक साल का इंटरेस्ट 20% है। कितने साल लगेंगे 100% बनने में? तो 5 साल। एग्जाम में बैठे हैं तो आप डायरेक्ट करें भाई, इतना घुमा फिरा के करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। द रेडियस ऑफ अ टू concentric circle are 13 centimeter and 8 centimeter. AB is the diameter of a bigger circle. BD is the tangent to the smaller circle touching it at D. The length of AD चाहिए हमें। तो लेंथ ऑफ AD क्या होगा? तो यार देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, थोड़े से कंसेप्ट पता होने चाहिए। ये डायामीटर है, डायामीटर से कोई भी एंगल बनेगा सर्कल पर वो ऑलवेज 90 डिग्री का बनेगा। तो ये 90 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि ये बात हमें अच्छी तरह से पता है कि सर्कल है, सर्कल में कोई भी एंगल डायमीटर से हम बनाए, ये एंगल कभी भी बनेगा तो ये डायमीटर से कोई भी एंगल बनेगा सर्कल पर तो वो ऑलवेज 90 डिग्री का बनता है। आप कहीं भी बना लो, यहाँ बना लो, ये तब भी 90 का ही बनेगा। आप सर्कल पे इधर बना लो, वेट ज़्यादा बड़ा बन गया, इधर बना लो, इधर भी बनाओगे तब भी ये कितने डिग्री का रहेगा? तो ये 90 डिग्री का ही रहेगा। तो डायमीटर से कभी भी सर्कल पर एंगल बनता है तो 90 डिग्री। सबसे पहले तो ये बात होगा, यानी कि ये सेंटर है, सेंटर से बड़े वाले सर्कल तक जाएंगे तो ये 13 आ जाएगा और ये भी 13 आ जाएगा। 13 यानी कि टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी? देन 26 आ गया। मैं यहाँ से इसको परपेंडिकुलर गिरा दूँ, सेंटर से जब भी हम टेंजेंट को टच करते हैं तो ऑलवेज 90 डिग्री पे मीट होता है, ये बात आपको पता होगी। रेडियस ऑफ अ सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जाते हैं तो रेडियस होता है, तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? 8। तो ये 13 आ गया, ये 8 आ गया। तो हम बी डी बता सकते हैं कि बी डी का जो स्क्वायर है वो इक्वल टू आएगा 13 का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस के स्क्वायर का आ जाएगा। तो बी डी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 169 में से 64 हटा दो, अंडर रूट ऑफ 105 आ गया। तो ये 105 है, अंडर रूट 105, तो ये भी अंडर रूट 105 होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब मुझे बता दो, ये अंडर रूट 105 है। अब गौर से देखना, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। देखना गौर से, ये सेम पर बन रहा है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, तो ये दोनों एंगल सेम है, ये अल्फा है। इसका मतलब छोटे वाला ट्राइंगल और बड़े वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? सिमिलियर होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलियर होंगे? तो ट्राइंगल बी ओ डी सिमिलियर होगा ट्राइंगल बी ए ई के, यानी कि यहाँ पर बी ए ई के, डी 90 डिग्री है, ई भी 90 डिग्री है, बी बी दोनों में सेम है। तो इसका मतलब एंगल ओ जितना होगा ये वाला उतना ही एंगल ए होगा। तो ये दोनों सिमिलियर ट्राइंगल है, सिमिलियर ट्राइंगल है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर लेंथ ऑफ या लेंथ ऑफ ओ डी अपॉन में लेंथ ऑफ बी ओ, यानी कि बी ओ अपॉन में ओ डी इक्वल टू आ जाएगा, मतलब पहले दोनों लास्ट के दोनों इक्वल टू आ जाएगा, पहले दोनों बी ए अपॉन में लास्ट के दोनों ए ई। बी ओ कितना दे रखा है? बी ओ इज 13, ओ डी कितना दे रखा है? 8, बी ए कितना दे रखा है? बी ए इज 26, 13 मिलाकर 26, ए ई हमें चाहिए। अभी आप देखेंगे 13 से ये 2 टाइम कट जाएगा तो ए ई कितना आ जाएगा? ए ई आ जाएगा हमारे पास 16। बहुत सारे लोग इसको डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि ये 13 से पूरा 26 हो गया, तो ये 18 से ये डबल हो रहा है। ये जब हाइपोटेनियस डबल हो रही है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर लेंथ भी डबल होगी, ये भी डबल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 16 के। तो ये लेंथ आ गया हमारे पास में 16। अब हम बहुत प्यार से बता सकते हैं ए डी हमें चाहिए, ए डी का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए ई का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बी ई का स्क्वायर। तो हम ए डी का स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं ए ई का स्क्वायर, ए ई कितना है? 16, 16 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 105 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। अभी हमें ए डी की वैल्यू चाहिए बहुत प्यार से, तो हम ए डी इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर 256
प्लस 105। आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 56 प्लस 5 61, 361। और 361 किसकी वैल्यू होती है? अंडर रूट 361 19 की। 19 इसका आंसर आ जाएगा। गॉट इट? मतलब बहुत डिफिकल्ट तो यार मतलब कंसीडर नहीं कर सकते, ईजी है, कर सकते हैं। नेक्स्ट, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत ईजी है, प्रॉपर्टी सारी पता होनी चाहिए, पर लेकिन जिपमेट में बैठे तो इस क्वेश्चन को आप बाद में भी ट्राई कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ABC is a right angle triangle at C. C पर right angle triangle. Let BC equal to A, CA equal to B, and AC equal to C. And let P be the length of a perpendicular from C on AB. Then CP is equal to क्या होगा? CP की वैल्यू क्या होगी? देखो बहुत सिंपल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। वेट, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने मान लिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल कितने पहले राइट एंगल है एट एंगल सी पर। तो ये हमने ए मान लिया, ये हमने कितना मान लिया? बी। क्या क्या वैल्यू के बने? बी सी इक्वल टू ए के, ए सी इक्वल टू बी के, सी ए इक्वल टू बी के, ए सी इक्वल टू सी के, बी सी इक्वल टू, हमने थोड़ा गलत कर दिया, सी ए इक्वल टू बी के। ठीक है, ये दोनों सेम सेम कैसे लिख दिए? सी ए और ये भी सी ए, तो ये दोनों कुछ मिस्टेक कर दिया हमने। सी पी परपेंडिकुलर ऑन डी, पी बी द लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सी टू ए बी पर ये परपेंडिकुलर है, हम इस वाली लाइन को करते हैं फिर उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? पी, हमसे पी सी पूछा है, तो ये पक्का बी होगा, ये सी होगा, लेंथ ऑफ अ सी। अब मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। करेक्ट का मतलब है कि ये हमारे पास में आ जाएगा लेंथ ऑफ ए सी इक्वल टू बी आएगा, ए सी इक्वल टू बी, और लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू सी आएगा, ये ए बी आएगा, ए बी, बी ए या ए, यस गॉट इट, क्लियर, यस। अब हमसे पूछा है कि ये क्या होगा। अब देखो बहुत सिंपल, देखना, मैं दोनों का एरिया बराबर करके कर सकता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, यस, 1/2 बेस इंटू हाइट मैं ऐसे कर सकता हूँ। अभी बात क्लियर है? तो मैं वैसे काउंट कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/2 बेस, बेस हमारे पास कितना है? ए, और हाइट कितनी है हमारे पास? बी। मैं इसको रोटेट कर दूँ, रोटेट इन द मतलब क्लॉक वाइज रोटेट करूँ 90 डिग्री पर। तो इसे जब मैं रोटेट करूँगा, देखना है ऐसे रोटेट करना है, इमेजिनेशन से जाओ, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो सी ऊपर चला जाएगा रोटेट करने में, और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सी रोटेट करो और देखो तो आपको कुछ फॉर्म ये नज़र आएगी, सी ऊपर देखो। अब अपने अकॉर्डिंग आप इसे मूव करो, अपने अकॉर्डिंग आप जब इसे मूव करोगे तो सी कहाँ होगा? ऊपर होगा। तो सी ऊपर आया तो ए नीचे आ जाएगा, तो ये बी जो है ये इधर मूव कर जाएगा। ऐसे मूव करा दिया राइट, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो बी इधर, सी ऊपर, ए नीचे। ये 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये भी परपेंडिकुलर, तो ये हाइट आ गई, ये बेस आ गया। तो मैं कह सकता हूँ ए बी इज अ हाइट, ये कितना दे रखा है? सी, और ये कितना दे रखा है? पी। तो 1/2 बेस इंटू हाइट ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 बेस, बेस इज अ सी और हाइट इज अ पी, यानी कि ये इससे कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि पी सी की जो वैल्यू होगी या सी पी की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू कितने के होगा? तो सी पी इक्वल टू आ जाएगा ए बी के। काम खत्म। बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटी सी सिली मिस्टेक थी, उसको आप करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द 2 साइन स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। पहले इसमें से डेफिनेट वैल्यू को हम हटा देते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, मुझे डेफिनेट वैल्यू पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होता है, तो ये वैल्यू इक्वल होती है 1 के। ये वैल्यू हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितने के होता है? इक्वल टू देन 1 के। यस, क्लियर पॉइंट, ये डेफिनेट वैल्यू होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा, मैंने इसको पहले 2 कॉस स्क्वायर थीटा में ब्रेक करा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में ब्रेक करा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखेंगे तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अलग से लिख देंगे। ये वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये वैल्यू जो है ये इसके बराबर आ गई। अब आपको अच्छी तरह से पता है साइन की जो रेंज होती है, साइन और कॉस की और साइन की जो रेंज होगी वो कितने के बराबर आएगी? तो यानी कि साइन की रेंज होती है वो -1 से लेके 1 तक की रेंज होती है।
-1 से लेके कहाँ तक रेंज होती है, 1 तक, साइन की भी और कॉस की भी, मिनिमा टू मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम भी होती है और मैक्सिमम भी यही होती है साइन। लेकिन जब हम कॉस की बात करते हैं, ये कॉस थीटा की रेंज है, साइन की भी यही रेंज होती है। जब हम कॉस स्क्वायर थीटा की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर करने पे नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो हम मतलब -1 का भी स्क्वायर कर रहे हैं तब भी वो 1 ही आएगा, -1/1/2 की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तब भी वो 1/4 ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो स्क्वायर में मिनिमम वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज कितनी होती है, 0 to 1 जाती है, यानी कभी नेगेटिव नहीं होता। कितनी होती है, 0। तो 0 to 1 तक जाती है, मिनिमा टू मैक्सिमा। ये बात पता है, ये इसकी रेंज होती है कॉस स्क्वायर की। कॉस की रेंज होती है -1 से, इसकी रेंज मिनिमम चाहिए तो मिनिमम वैल्यू इज 0, तो इसका मिनिमम आंसर आ जाएगा। तो मिनिमम, यस, ये इसके मिनिमम की काउंट कर रहे हैं तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई। मैक्सिमम चल रहा होता 2+1 डाल देते तो 3 इसका आंसर आ जाता मैक्सिमम। और इट आप इजीली इस तरीके से इसे टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। अ बॉय कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन अ टॉय ट्रेन। इफ द ट्रेन मूव 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर, it would take 30 minutes less. If it moved 2 kilometer per hour slower, it would have taken 20 minutes more than the distance. देखो यार, इस टाइप के क्वेश्चन आए, या तो आप फॉर्मूला याद कर लो या फिर आप बेसिक से करो। बेसिक से कैसे, मान लेते हैं कि डिस्टेंस d है, स्पीड s है और ओरिजिनल टाइम इज t। ये इसका ओरिजिनल टाइम है, यानी d डिस्टेंस जाता है s की स्पीड से जाता है, टोटल टाइम इज t। फिर ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द ट्रेन मूव 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर, ट्रेन जो है 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर से मूव करे, 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर से मूव करे तो उसे पहले से 30 मिनट कम लगते हैं। तो मतलब स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। पहले कितना टाइम लग रहा था, d/s इतना टाइम लग रहा था, अभी कितना टाइम लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड को हमने इंक्रीज कर दिया s+4। तो अभी जो पहले से कम टाइम लग रहा है वो 30 मिनट कम टाइम लग रहा है, 30 मिनट कन्वर्ट इंटू आवर्स, यानी कि 1/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे, डी कॉमन ले लेंगे, नीचे से s+4 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा s+4 -s और इक्वल टू आ जाएगा 1/2 पे। आप s से s कट जाएगा, 4×2 = 8 आ जाएगा, 8 ऑफ डी के आ जाएगा, 4×2 = 8 वेट, हम इसको हटा रहे थे, 4×2 = 8, 8d इक्वल टू आ जाएगा s+4 के। इसका मतलब d इक्वल टू आ जाएगा s+4/8 के। ये डी की वैल्यू है। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में जब जाओगे तो ये कह रहा है कि उसकी स्पीड को कम कर दें, तो अब टाइम ज़्यादा लगता है, स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब स्पीड को कितना कम कर दिया, अभी टाइम लग रहा है s-d/s-2, ये आ गया नया टाइम, ज़्यादा लग रहा है टाइम। पहले कितना टाइम लग रहा था, पहले सिर्फ d/s टाइम लग रहा था, पहले और अब में टाइम का डिफरेंस कितने का है, 20/60 मिनट है, कन्वर्ट इंटू आवर्स। डी कॉमन ले लिया, सेम प्रोसेस, s-2 और s इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास में s -s प्लस का 2 इक्वल टू आ जाएगा 1/3 के, 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, s से s कट गया, 3×2 = 6, 6 ऑफ d इक्वल टू आ जाएगा s(s-2) के। तो d इक्वल टू आ जाएगा s(s-2) डिवाइडेड बाय 6 के। आपने इसे सॉल्व करा, मैं अभी फॉर्मूला भी लिख दूंगा, आपको एग्जाम में जा रहा है, इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। तो s+4 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में s(s-2) डिवाइडेड बाय 6 के। s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 3 टाइम, 2 से 4 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऑफ s + 12 इक्वल टू आ जाएगा 4 ऑफ s माइनस का 8, यानी कि 20 इक्वल टू आ जाएगा s के। स्पीड हमारे पास s आ गई, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो इक्वेशन नंबर इसमें हम पुट कर लेते हैं। तो 20 इंटू में 24 डिवाइडेड बाय 8 के, 8×3 = यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर ये डिस्टेंस आ गई। ये इसकी स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। प्योर बेसिक था भाई ये। एग्जाम में फॉर्मूले कैसे याद करने, तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम t1 इंटू में s, जितनी स्पीड ज़्यादा लग रही है उसको एक ऐड कर दो डिवाइडेड बाय a इक्वल टू, ये भी डिस्टेंस का फॉर्मूला है, t2 जितना टाइम कम लगा या ज़्यादा लगा इंटू में s, s माइनस b, कम लगाए तो माइनस कर दो, ज़्यादा लगाए तो प्लस कर दो। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, बस इन दोनों को बराबर कर दो, आंसर खत्म। एग्जाम आप में इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है t1 s s+a/a, s से s कट जाएगा तो ये t1 t2 की वैल्यू रख दो। और सर दोनों ही मोर हो रहे होते या दोनों ही लेस हो रही होती, तो दोनों ही स्पीड ऐड और मोर हो रही होती,
तो बहुत सिंपल यार, आपको समझना है कि दोनों ही ऐड, और दोनों ही ऐड है तो दोनों में प्लस कर दो, दोनों ही माइनस है तो दोनों में माइनस कर दो। बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस रखो, इसमें आप सॉल्व कर दो, आपके पास आंसर आ गया डायरेक्ट इस फॉर्मूले में। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इन अ फ्लैट रेस ए बीट्स बी बाय 15 मीटर एंड सी बाय 29 मीटर। व्हेन बी एंड सी रन ओवर द सेम कोर्स टुगेदर, बी विंस बाय 15 मीटर। द लेंथ ऑफ अ कोर्स, देखो एक तरीका तो अप्रोच, एक है बेसिक। पहले मैं अप्रोच से करता हूँ, फिर हम बेसिक से करेंगे। देखो यार, यहाँ से चलना स्टार्ट करा, ये कोई एक रेस है, ये रेस है। ए जीता है तो ए यहाँ होगा, बी हारा है, बी यहाँ पर होगा 15 मीटर पीछे, और सी उससे और थोड़ा पीछे होगा यानी 14 मीटर पीछे, यानी टोटल मिलाकर 29 मीटर पीछे है। तो 29 में से 15 जाएंगे तो ये यहाँ पर होगा। ए जीत गया, ए जैसे ही विन करा तो ए तो हट गया, बी और सी अभी भी भाग रहे हैं, बी और सी दोनों अभी भी ट्रेवल कर रहे हैं यानी कि भाग रहे हैं रेस में। अब बी और सी में से बी जीत गया रेस, तो मतलब बी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचा, तो बी यहाँ पहुंचा, देखा कि सी जो है उससे 15 मीटर पीछे है। कितना मीटर पीछे है? 15। अभी आप गौर फरमाओ, यहाँ बी सी से कितना मीटर पीछे था, तो आपका जवाब है सर 14। यहाँ बी सी से कितना मीटर पीछे है? 15। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर इंक्रीज हो गया, 1 मीटर मोर डिफीट, 1 मीटर मोर डिफीट कर रहा है, तो मतलब 1 मीटर ज्यादा से डिफीट कर दिया। यानी कि यहाँ 1 मीटर ज्यादा से डिफीट कर रहा है। पहले बी सी से 14 मीटर आगे था, या ऐसे बोले सी बी से 14 मीटर पीछे था, अब सी बी से 15 मीटर पीछे है, 1 मीटर ज्यादा पीछे हो गया। क्यों? क्योंकि बी यहां से यहां पहुंचा, सी जो है उससे 1 मीटर पीछे और रह गया, और एक्स्ट्रा पीछे हो गया। तो बी ने जब 15 मीटर भागा, बी 15 मीटर आगे शिफ्ट हुआ, बी यहां से यहां शिफ्ट हुआ, ध्यान रखना, बी यहां से जब यहां शिफ्ट हुआ तो सी का हारना 1 मीटर से बढ़ गया, मतलब 1 मीटर से बढ़ जाता है। 1 मीटर डिफीट ऑफ सी, 1 मीटर डिफीट ऑफ सी के लिए बी को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? 15 मीटर। बी को 15 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इसको 15 मीटर से हराने के लिए, डिफीट करने के लिए बी को कितना चलना पड़ेगा? 1 मीटर हराने के लिए इसे 15 मीटर चलना पड़ता है। इसने इसे 15 मीटर से हराया है, तो 15 पर कितना मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा? 1 मीटर पर 15 की वैल्यू है, तो 15 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 225 मीटर के। 225 मीटर इसे भागना पड़ेगा, जब जाके वो 15 मीटर डिफीट हुआ। सर नहीं समझ में आया, बेसिक बताते हैं। टोटल लेंथ हमने मान लिया x, टोटल लेंथ हमने मान लिया d, टोटल लेंथ d है। इसका मतलब जब टाइम कांस्टेंट हो, टाइम कांस्टेंट या सेम, कांस्टेंट या फिर सेम, तो a कितना चलता है? a जब जितनी देर में d चलता है तो b उतनी देर में d-15 चलता है। सेम टाइम में c जो है d-29 चलता है। गॉट इट? यही डिस्टेंस का रेशो होगा, यही स्पीड का रेशो होगा। ये बात पता है क्यों? क्योंकि टाइम सेम हो, टाइम सेम, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है डिस्टेंस के। लेकिन जब बी और सी को भगाया जाता है, तो बी जब जीतता है तो पूरा डी चलता है, तो सी उससे d-15 मीटर पीछे था, तो ये भी डिस्टेंस और स्पीड का रेशो होगा। ये भी स्पीड का रेशो है, ये भी स्पीड का रेशो है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। स्पीड ऑफ बी, हम यहाँ स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड बी और सी का क्या होगा? तो बी का जो स्पीड और सी का स्पीड का रेशो होगा, ये d-15 था, ये d-29 था। अभी बी और सी का जो रेशो है वो d/d-15 हो जाता है। ये भी बी और सी का रेशो है, ये भी बी और सी का रेशो है। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा d², क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, d² माइनस का a-b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2ab यानी कि 30 ऑफ डी के, इक्वल टू d² माइनस का 29 ऑफ डी के। d² से d² कट जाएगा, 225 इक्वल टू आ जाएगा डी के इधर से। यही हमारे पास आंसर है। क्लियर है पॉइंट? एक बार भाई दोबारा देखो, फिर ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट भी हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन किस तरीके से इसे टैकल करेंगे अब वो हम देखते हैं। जब भी 3 इक्वल है, इसको किसके इक्वल मान लेते हैं? के इक्वल, यानी कि 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर -z। हमने मान लिया किसी के बराबर है ये, तो इसका मतलब 2 की पावर x इक्वल टू के है। जब भी पावर इधर जाती है तो 1 में आ जाती है, तो k की पावर कितना आ जाएगा? 1/x के। सेम प्रोसेस 3 की पावर y इक्वल टू के,
तो 3 इक्वल टू कितने का आ जाएगा, के की पावर 1/y के। सेम प्रोसेस इसके साथ करेंगे, 6 की पावर -z इक्वल टू के। तो 6 इक्वल टू आ जाएगा के की पावर -1/z के। क्लियर है पॉइंट। अभी आप देखेंगे ये सर्ट्स एंड इंडाइसिस में देखा है, आप लॉग से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और विदाउट लॉग सर्ट्स एंड इंडाइसिस से ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो बेस सेम की बात कर रहा है, हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में है तो पावर जो है ऐड हो जाती है। सब्ट्रैक्ट कब होती है, जब डिवाइड में हो। ये कहीं ना कहीं ऐड हो रहा है 1/x 1/y, तो ये ऐड पावर तभी हुई होंगी जब ये मल्टीप्लाई में होंगे। इसका मतलब 2 × 3 हमें अच्छी तरह से पता है, 2 × 3 किसके बराबर होता है, 6 के। तो आपको मल्टीप्लाई में इनका कॉम्बिनेशन बनाना है। अब तो ये तो ईजी बन गया। मान लो सर ये 12 होता, तो मान लो 12 होता फॉर एक एग्जाम्पल, तो 2 × 3 12 तो नहीं बनता, तो मैं क्या कर देता, 2 का स्क्वायर कर देता और इंटू में 3 इक्वल टू 12 बन गया। के की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो के की पावर आ जाता 2/x के पावर मल्टीप्लाई में, के की पावर 1/y और के की पावर -1/z के। वही ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो आपको कुछ इस तरीके से बनाना है कि ये पावर में चला जाए। ठीक, बनाना आपको कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही है, कि ऐड और सब्ट्रैक्ट आप तभी कर सकते हैं। के की पावर 1/x, के की पावर 1/y इक्वल टू आ जाएगा के की पावर -1/z। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड 1/x प्लस 1/y इक्वल टू के की पावर 1/z के, माइनस का z। बेस सेम है तो पावर इक्वल होंगी, यानी ए की पावर, मान लो ए की पावर फॉर एक एग्जाम्पल मान लेते हैं m इक्वल टू ए की पावर n। बेस सेम है तो m इक्वल टू कितने के हो जाता है, n के। तो 1/x बेस सेम है तो पावर इक्वल आएगी 1/y इक्वल टू माइनस का 1/z के। ये इधर आएगा तो इसके इक्वल आ जाएगा 1/x प्लस का 1/y प्लस का 1/z इक्वल टू कितने का आ जाएगा, 0 के। तो क्या आंसर हो जाएगा, यस। क्लियर है भाई पॉइंट। तो ये 33 क्वेश्चन से बेस्ट वे क्या हो सकता है एग्जाम में वो आपको बताया है। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको लगता है कि आपको एक फ्रूटफुल कंटेंट मिल रहा है तो आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप्स वगैरह में, अपने फ्रेंड्स के साथ। उनको भी बताओ यार पढ़ाई करो यहाँ से, ये बेस्ट कंटेंट है। कोई भी आपको आई थिंक इसमें कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कि बीच बीच में आपको कुछ टाइम वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल वन शॉट टाइप में आपको ये प्रॉपर 33 क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। अभी तक मैंने आपको 21 से लेकर 25 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। तो 21, 22, 23, 24, 25 ये सारे पेपर सॉल्व है। अभी तक आपने वो सारे क्वेश्चंस नहीं देखे तो जाके एक बार पेपर से पहले ज़रूर देख के जाएं। आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि जिपमैट जो एग्ज़ाम है वो क्वेश्चंस को रिपीट करता है, यानी कि क्वेश्चन को कहीं ना कहीं दोबारा से वही सेम क्वेश्चन सेम डिजिट रख के दोबारा से पूछ लेता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपकी एग्जाम सॉल्व मतलब एग्जाम से पहले ये सारे PYQ करके जाने चाहिए। ठीक है, तो चलो फिर एग्ज़ाम बढ़िया से फोड़ के आना, तैयारी करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एक दिन मंजिल तक आप जरूर पहुँचोगे। ठीक है ना, तो चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। कमेंट बॉक्स में बताना सेशन कैसा लगा, और लास्ट पार्ट कमेंट बॉक्स में बताना अगला सेशन आपको किस पर चाहिए या किस टॉपिक पे चाहिए पर्टिकुलर, तो वो टॉपिक पर आपको वो अगला वीडियो मिल जाएगा। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।